अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान की इस ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम करेंगे एक सवाल से, और सवाल ये है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील लो। जब भी आप लो साउंड करते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं किसी से बात कर लेती हूँ। वो ज़रूरी है कि आप अपने दिल की बात किसी से कर दें, शेयर कर लें कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। बहुत सारे मसले जो हैं वो शेयरिंग से मैं कहूँगी हल तो नहीं हो जाते, लेकिन आप बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। और जब आप बेहतर फील करते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आप एक थर्ड पर्सपेक्टिव जो है आपको समझ आना शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेयर करें, बात करें, और जब आपके दिल से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो आप फिर रैशनल डिसीजन लेते हैं, आप फिर प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, आप इमोशनली उस बॉक्स के अंदर नहीं रहते, उस बॉक्स से बाहर थर्ड पर्सपेक्टिव सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपकी हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप इसको बिल्कुल यूं समझिए कि आपका दिल एक घर है, तो उस घर पर ताला नहीं लगाया जाता, उसकी चाबी नहीं फेंक दी जाती, उसे खुला रखना होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिल किसके लिए खोला है, किसके सामने खोला है, वो बात किससे की है, वो गुफ्तगू किससे की है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि आप उस मोड में होते हैं कि आपको तो शेयर करना है, यू वांट समबडी कि आप उसे शेयर करें, लेकिन वो वक्त तो शायद ठीक होता है, शायद वो शख्स ठीक नहीं होता, कभी कभी शख्स ठीक होता है, वक्त ठीक नहीं होता। कितना शेयर करना है ये भी बहुत मैटर कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसे रिश्ते हैं जिससे मुतालिक आप ये कह सकते हैं कि नो मैटर व्हाट, वो जज नहीं करेंगे आपसे, आपको वो सवाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको सुन लेंगे, एक बात। और दूसरा, नो मैटर व्हाट, वो आपको एक सही मशवरा देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा दोस्त है या मेरा सही ताल्लुक है, वो ख़राब ना हो जाए तो बस मैं वैलिडेट कर दूँ इसको। नो, वो बड़े प्यार से सुनने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने के बाद एक तो वो कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी होता है कि आपको डाइवर्ट करना होता है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि हम स्टक हो जाते हैं किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नुक्ते पर, किसी एक मामले पर, किसी एक माहौल में। उससे आपको निकालना या आपके आसपास वालों की जिम्मेदारी होती है। एंड व्हेन वी आर सेइंग दिस, अपने आसपास जरूर नजर रखें। जब आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा रिश्ता, वो कोलीग हो सकता है, वो आपका सिबलिंग हो सकता है, स्पाउस है, बेटा है, कोई भी, एनी फ्रेंड्स है, एनीवन आपके आसपास लगे, अगर आपको कि लग रहा है कि रूटीन से हट के आज की गुफ्तगू है, इसका वो जो एक वाइब होती है आज वो थोड़ी डिफरेंट है, आस्क कि क्या हुआ। और यही हम कहते हैं कि ख्याल रखना अपने इर्द गिर्द लोगों का कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आयद ज़रूर होती है। एट द सेम टाइम मैं अक्सर लोगों को बात करते सुनती हूँ, जी अपने घर के मसले हैं वो किसी से शेयर ना करें। ठीक है, एक हद तक मैं मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी राय की, जो लोग ये बात करते हैं, लेकिन इसी एक जुमले ने बहुत सारे लोगों को सफ़र करने पे मजबूर किया होता है। क्योंकि जब एक घर, एक आप बॉक्स की बात कर रहे होते हैं, वो शख्स उसी के अंदर है। अगर आपके, लेट्स सपोज मुझे अगर मेरे घर में कोई मसला होता है तो मैं अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग, और मुझे थर्ड पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचें तो वो जो 2 लोग या 3 लोग घर के अंदर हैं, वो आपस में ही एक पर्सपेक्टिव पे रहेंगे, दो डिफरेंट चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स रहेंगी, और एट द सेम टाइम आप सफ़र करते रहेंगे और आपके रिश्ते जो हैं वो मुतासिर होते रहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, जो आपने शुएब ने बात की कि ये इंपॉर्टेंट है कि किस से शेयर करना है आपने। क्योंकि मैंने इतनी लड़कियों को देखा है शुएब, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और शेयर नहीं करती, क्योंकि कहा जा रहा होता है आप दो लोगों का मामला है, आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व ही ना करें। और ये ज़्यादातर मशवरे मैं उन लोगों को देते हुए सुनती हूँ जो कि अनमैरिड हैं, जिनको मैरिड लाइफ का पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप कैसे गुजरते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जाता है। उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। वो चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, वो चाहे कोई कुलीग हो, कोई भी हो, वो उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ होता। तो बहुत सारी लड़कियां इमोशनल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, या बहुत सारे मर्दों को मैं देखती हूँ कि मर्दों के मौके पे तो ये ज़्यादा हम देख रहे होते हैं उनके सिचुएशन में कि वो इमोशनल अब्यूज़ का अगर शिकार होते हैं, या लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनको स्ट्रेस्ड आउट कर रही है, उससे वो परेशान है, वो अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं कि जी घर की बात है, किससे शेयर ना करें। प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह ताला ने रिश्ते जो बनाए ना, अगर वो तो ज़ात ऐसी है कि उसके लिए मुश्किल ना होती कि इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक अलग दुनिया बना देता, अगर वो उसने अकेले रहना होता। वो इतनी ताकत रखता है। लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इस चीज़ को हम सब अंडरस्टैंड करें मिलके कि किस तरीके से
अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, हम इन रिश्तों पे इंटरडिपेंडेंट हैं। हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यस, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हमने सोचा कि यही बात आपके सामने भी रखें। शायद हमारी इस बात से इस वक्त अगर आपके जहन में, आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ हो, कैसे माहौल से आप गुजर रहे हो, सो आप भी गुफ्तगू कर लें, बात कर लें, शेयर कर लें, वेंट आउट कर लें और ज़िंदगी में वापसी की तरफ एक अच्छे अंदाज से चल सकें। एनीवेज, आज की इस बात के बाद अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे ट्रांसमिशन में हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात। इस ब्रेक के बाद रहिए साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ज़रा सोचिए कि अगर आज 2026 में कायद आज़म होते, पाकिस्तान को देखते, हालात को देखते, बच्चों को देखते, नौजवानों को देखते, सब कि नौजवानों से उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीदें रही हैं। एब्सोल्युटली। और बहुत सारी जब उनकी हम कॉल पढ़ते हैं, जितनी कोटेशंस हमारे सामने आती हैं, जितने उनके खिताब जो कि मिलते हैं हमें, तो हम उनमें ये देख रहे होते हैं कि नौजवानों से वो थ्रू आउट उनसे मुखातिब होते हैं। एब्सोल्युटली। सो आज के दौर में बिलखुसूस अगर हम बच्चों की बात कर लें, बच्चों को कायद आज़म का पैगाम क्या था और बच्चों को कायद आज़म का आज के दौर में पैगाम क्या होता, लेट्स ट्राई। हम इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? मुझे किसी की बात सुनने की आदत नहीं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगा। मुझे अपनी मनमानी करने की आदत है। मुझे ना बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। बेटा, आवाज ऊंची करने से बात बड़ी नहीं हो जाती और बदतमीजी से इंसान मजबूत नहीं बनता। हर कोई मुझे लेक्चर देता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। मैं समझने की ही कोशिश कर रहा हूँ, मगर याद रखो, जो खुद को काबू में रखता है वही असल ताकतवर होता है। लेकिन कायद अगर सामने वाला गलत हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम दुरुस्त रहो। कौमें गालियों से नहीं बल्कि किरदार से बनती हैं। मैंने हमेशा सच, नज्म ज़ब्त और एहतराम को अपनाया, उसी से मंजिल मिली। शायद मुझे पहले बोलने का नहीं, समझने का हुनर सीखना चाहिए। बिल्कुल बेटा, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। वीडियो तो आपने देखी, एक लाइटर अंदाज में ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज को कन्वे करना कि हमारे कायद या हमारे लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने इमेजिन किया था और आज देखकर वो क्या कहते हैं। आपने देखी। तलहा अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तलहा, आपको खुद क्या लगता है, आप क्या इमेजिन करते हैं? क्योंकि आप कायद को हम सब पढ़ते हैं, उनकी जितनी भी उनके उसूल हैं उन पे उनको उस पर अमल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सो आप किस तरीके से देखते हैं, अगर आज कायद पाकिस्तान को देखें 2026 में तो वो कैसा पाएंगे? कायदे आज़म 2026 में, क्योंकि इससे पहले जब कायदे आज़म आए थे, मैं आपको बता दूं कायदे आज़म ने क्या देखा। कायदे आज़म आए थे आज़ादी के दिनों में, जब 14 अगस्त चल रही थी। कायदे आज़म जैसे ही गली के कोने पे पहुंचे, वहाँ पे बच्चों का एक जमघट्टा लगा हुआ था। कायदे आज़म को तो वैसे ही बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। अचानक से कायदे आज़म की नज़र पड़ी उनके हाथों में रखे बाजों पर। तो जैसे ही उन्होंने कायदे आज़म को देखा और उन्होंने बाजे बजाना शुरू कर दिए। कायदे आज़म इतना तंग हुए कि उन्होंने अपना रास्ता बदला और दूसरी गली की तरफ गए। वहाँ जश्न आज़ादी के दिनों में जैसे आमतौर पे आपको पता होगा, नौजवान अपनी बाइकों को तैयार करवा रहे होते हैं कि जैसे हम रेस लगाएंगे, समंदर पे जाएंगे, वन व्हीलिंग करेंगे। तो कायद आज़म ये देख के भी बड़े परेशान हुए और एक नौजवान ने तो हद ही कर दी। कायद आज़म से कहने लगा कि आए आप भी हमारे साथ बाइक पे बैठे, आपको भी हम शहर घुमाते हैं। तो ये चीज़ें कायद आज़म को फेस करना पड़ी। तो कायद आज़म ये देख के बहुत अफसरदा हुए। सो ये कायद आज़म की वो आपने इमेजिनेशन शेयर किया जो कि आप पहले कंटेंट बना चुके हैं। जब वो आज़ादी के दिनों में अगर आते वो क्या देखते, क्योंकि जो हालात होते हैं, बिकॉज मैं और सबीन भी इस पर बहुत बात करते आए हैं, बिलखुसूस 14 अगस्त पे उनके शोज़ से पहले के बाजों का एक बड़ा मसला रहा है पिछले चंद सालों से। अब आ जाते हैं बच्चों पे। आज
का जो बच्चा है, अभी हम नौजवानों पे नहीं जा रहे, हम बिल्कुल बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए जब उनकी तरबियत हो रही होती है, हम उसे पाकिस्तानियत डाल रहे होते हैं, हम उनसे बात कर रहे होते हैं कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप जिस स्टेट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपने बड़े होकर उसको रिटर्न भी करना होता है। वो जो इस धरती से, इस मिट्टी से, इस माहौल से, लफ्ज़ पाकिस्तान से, हमारे झंडे से, हमारे लोगों से बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालना, हम डाल पा रहे हैं तलहा? बच्चों से मोहब्बत कहीं ना कहीं तो है बच्चों को, क्योंकि जब 14 अगस्त आती है, जो बच्चे आज भी कहते हैं कि हमें बैच दिला के दें, हमें स्टॉल पे लेकर जाएं, झंडे लेंगे, हम झंडियाँ लेंगे, कपड़े खरीदेंगे, लेकिन इनको इन चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ की भी सिखाने की भी ज़रूरत है कि कायद आज़म का पैगाम क्या था। कायद आज़म का ये पैगाम था कि वो अपनी तालीम पे तवज्जो रखें और एक अच्छे पाकिस्तानी बने, ताकि पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो। बिलखुसूस बच्चों की बात हो रही है कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक हैं, लेकिन मज़ीद इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे कैसे काम किया जाए? आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ऐसा कंटेंट भी अब बनने लगा है सोशल मीडिया पे, स्कूल कॉलेजेस में भी बात होती है, टीवी पे भी, जिस तरह हमारा शो है वैसे हम बात कर रहे होते हैं कि नौजवान हमारे बच्चे सीरियस लें और कायद को पढ़ें, और ये चीज़ पढ़ें कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया था और आगे उसको किस तरीके से हमें लेके जाना है। क्या किया जाए इसके अलावा? बच्चों को खुद भी और नौजवानों को भी कायद आज़म के पैगाम को पढ़ने की ज़रूरत है कि कायद आज़म की तालीमात क्या थी, वो क्या एक्सपेक्ट करते थे। तो ये बच्चों को खुद भी एफर्ट करनी चाहिए, और उनके जो साथी हैं या जिन तालीमी इदारों में वो पढ़ते हैं, वहाँ भी इन पैगाम को मज़ीद वाज़े करने की ज़रूरत है कि वो बच्चे जो पाकिस्तान का फ़ायदा दे सकें, वो नौजवान जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकें, किस तरह फ़ायदा पहुँचाएंगे कि वो एक अच्छा शहरी बनेंगे, वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, वो दूसरे पाकिस्तानी लोग हैं उनका ख्याल करेंगे। इस तरह से एक माशरा अच्छा तरक्की करता है, और यही कायद आज़म की नज़र में एक पाकिस्तान था। अच्छा, आज अगर कायद आज़म पूरे पाकिस्तान को देखें, किस शहर में जाके सबसे ज़्यादा खुश हों? सबसे ज़्यादा खुश होंगे आपको पर्सनली क्या लगता है? इस्लामाबाद आके सबसे ज़्यादा खुश होंगे। कायद आज़म मैंने इस्लामाबाद, वाह दैट्स वंडरफुल कि आज के हमारे उस्ताद हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत। कुछ ना कुछ हद तक तो कोशिश जारी है, लेकिन मज़ीद इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बच्चों की जब गुफ्तगू की हम बात करते हैं, चूँकि आपकी वीडियो में भी हमने ऐसा कुछ देखा, तो मैं ज़रूर आपके सामने भी सवाल रखूँगा कि जनरली जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, वो स्कूल हो या अदरवाइज़ भी, बच्चों की गुफ्तगू, उनका अंदाज़, उनका कहना चाहिए कि जो ज़रा बचपना होता है, मालूम नहीं होता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत जिससे फिर दिल दुखता हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो ये है कि आजकल बच्चों के जो बातों का महवर है वो यही है कि फ़िलानी गेम आई थी, तुमने फ़िलानी गेम खेली, फ़िलानी मोबाइल पे ये वाला जो गेम की नया अपडेट आई थी, तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तुम फ़िलाने चीज़ों में अपने स्पोर्ट्स की तवज्जो देने के बजाय मोबाइलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो आ गई है बच्चों की। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कायद आज़म को देख के काफ़ी तकलीफ़ पहुँची होगी। ओके, ये वाकई ऑब्वियसली चीज़ें, लेकिन देखें एट द सेम टाइम कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है, आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज, हमने बिल्कुल। गेमिंग में देखें बच्चों को एक्सेल करते हुए देखा है कि वो गेमिंग की तरफ जब जाते हैं तो बहुत, लेकिन हाँ ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप देखिए अगर मकसद नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपने अपना टाइम ज़ाया हर करना है चीज़ गेम का अच्छा खेल के। इस्तेमाल भी होता है, जैसे आप स्क्रीन को, मोबाइल को अच्छे इस्तेमाल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, फ्रीलांसिंग करें, आपके पास स्किल है, वो आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ फ़ायदा कम लिया जा रहा है और टाइम का ज़िया ज़्यादा किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाया है। जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा तलहा, आप अगर पाकिस्तान के लिए कोई एक चीज़ करना चाहते हो, जैसे आपको लगता हो कि हाँ कायद आज़म ये देखते, क्योंकि आज हमारा मौजू है तो हम रिलेट करेंगे उसको इस चीज़ से, तो वो बड़ा बड़ा खुश होते, कोई ऐसा काम जो कि आप पर्सनल लेवल पे आप करना चाहते हैं, आप अचीव करेंगे कुछ सालों में? मैं ये चाहता कि जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, जैसे सैलाब आ रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ें अगर मेरे बस में होता तो मैं इन पे कोशिश करता कि जैसे बेदरग लकड़ियों का कटाव को रोका जाता, और जो दरियाओं का रास्ता है उनके ऊपर घर वगैरह ना बनते, ताकि पानी अगर कुछ टाइम में नहीं भी गुजर रहा तो जब उसकी दरिया का रास्ता है तो उसे वहीं पे रहने दिया जाए, ताकि इस नुकसानात के, जब सैलाब आ जाता है, इस तरह की कोई आफत आ जाती है तो उससे बहुत नुकसान होता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस चीज़ पे काम करता। और चूँकि देखिए आपका ज़्यादा काम है डिजिटल स्पेसेस में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, वहाँ पे आपको जो लोग गुफ्तगू करते नज़र आते हैं, बहुत से मामलात में बहुत सी राय हमारे सामने आ रही होती है, जिससे हमें नज़र भी आ रहा होता है किसी किसी की सोच क्या है, कैसे पनप रही है वो सोच।
आप उसको काउंटर करते हैं जब आप ऐसी कोई बात देखते हैं, किसी का कमेंट, किसी की पोस्ट, ना सिर्फ ऐसे किसी नेशनल इवेंट पे, अदरवाइज भी, तो क्या करते हैं तलहा फिर? कोई ऐसी पोस्ट जिसमें वो उन्होंने ऐसी कोई बात की हुई हो कि अगर थोड़ा बहुत समझाने की बात होती है तो मैं बिल्कुल समझा देता हूँ उन्हें, सही। कमेंट करके या किसी की तरह भी स्टोरी में रिप्लाई करके कि नहीं भाई इस तरह से आप सोच रहे हैं, हालांकि ये बात इस तरह से है, बिल्कुल रिस्पेक्ट में रहते हुए। लेकिन अगर कोई जैसे बार बार भी बहस, लंबी बहस नहीं करते, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत मैं ना कर लेते हैं। कोशिश होती है कि कर लूँ। आपके अपने अंदर इतना जज्बा जो पाकिस्तान को लेकर है, वतन को, इस मिट्टी से मोहब्बत, चीज़ें बेहतर करने के लिए, ये खुद कैसे पैदा हुआ है? ये फैमिली का माहौल, उस्ताद, या क्या? फैमिली का माहौल भी होता है और उसके अलावा आपके इंसान के खुद का भी दिल करता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में रह रहा है, जिस पाकिस्तान के जिस स्टेट के अंदर उसने जिस मुल्क ने उसे रिहाइश दी है, उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसे एक उस वतन का शहरी बनाया है, तो उसके ऊपर भी लाजिम होती है ये बात, उसके ऊपर भी फ़र्ज़ बनती है कि वो भी उस मुल्क से मोहब्बत करे जिस मुल्क ने उसे इतना सब कुछ फराहम किया है। बिल्कुल ओके, ऐसा ही अच्छा, है। और ये जो कंप्लेन करने की आदत है हमारे यंगस्टर्स की आजकल, बच्चों में तो ज़ाहिर है ये आदत फिर जाती है, वो अपने बड़ों को देखते हैं कि हर वक्त कंप्लेन, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो मसाइल हैं। हम अक्सर यही देख रहे होते हैं कि जिस महफिल में बैठो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, सोल्यूशन नहीं होता हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चों के पास। इसका क्या हल है? किस तरीके से उनको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच उनकी रखवानी चाहिए? सॉल्यूशन इस तरह से हासिल किया जा सकता है कि आप देखेंगे कि वैसे तो लोग शिकायत करते रहेंगे कि सफाई नहीं है, कोई हुकूमत ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन उसी तरफ वही आदमी खुद ये भी करेगा कि कुछ पेपर खाएगा, कुछ खाना खाएगा, बगैर डस्टबिन के देखे कि यहाँ डस्टबिन रखी हुई भी है, नहीं रखी हुई, वो वहीं पे गाड़ी से निकाल के बाहर रख देगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने की नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें अपना भी करना होता है। जैसे हम ये देखेंगे कि सफाई का तो हमारे बस में है, हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें पूरी जगह को इस तरह से नहीं फैलाना। तो ये चीज़ें इंसान के खुद के अंदर होती हैं और इंसान को खुद से चाहिए होता है कि वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करे, ताकि हमारे मुल्क को कम से कम, हमारे मुल्क को इस पे ज़्यादा असरअंदाज ना हो ये चीज़ें। देखिए, बात वही है ना शुएब, कि हम अक्सर हम भी बात कर रहे होते हैं कि अपने आप को ठीक नहीं करना, सिर्फ ब्लेम करना है। इदारे ऐसे नहीं कर रहे, हुकूमत ऐसे नहीं कर रही। देखिए, हर कोई अपनी डोमेन में अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। हमारी जहाँ जिम्मेदारी आती है, हम तो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही ना, हमें लगता है हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, और ऐसे में कायद आज़म की जब हम कॉल की बात करते हैं, ज़ाहिर है उनका हर स्टेप, उनका हर मूव, उनकी हर बात, उसमें बड़ी वुसअत है, और चूँकि आप बड़ा दिलचस्पी से बात भी कर रहे हैं इस पर, अगर एक बात आपको कायद की आज पहुँचानी हो बच्चों तक, वो बात क्या होगी? कायद-ए-आज़म की एक बात हाँ। बच्चों तक, कायद-ए-आज़म की बात बच्चों तक ये होगी कि दिल लगा के पढ़ाई करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें, और जिस भी मकसद में उनका आगे जाने की पूरी कोशिश करते हैं, दिल से अपना काम करें, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या किसी और शोबे में जाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि उनको एफर्ट दिखानी पड़ेंगी और मुसलसल जद्दोजहद करके मेहनत करनी होगी। मैं कायद-ए-आज़म का हमेशा यही ये पैगाम बात है। करती हूँ कि अपने कोई भी आप गोल सेट करते हैं, उसमें पाकिस्तान को ऐड करते हैं। गोल तो वही है, शायद उसमें थोड़ी इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसके अंदर, आपको डिफरेंट रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन देखिए मंजिल वही है, आपने सिर्फ उसके अंदर पाकिस्तान को ऐड करना है। कैसे आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, एक जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ को ऐड करना, मेरा ख्याल है बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में अब थोड़ा हम इकबाल की बात भी करते हैं। देखें, कायद आज़म की बात करें, इकबाल की बात के बगैर तो हमारा टॉपिक भी अधूरा रह जाएगा, चूँकि कायद का ज़ाहिर है विज़न, और जिस तरह से इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए उसको आम किया। इकबाल भी अगर आज के इस दौर में आएँ तो वो भी ज़ाहिर है उनकी शायरी भी मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने बड़ा नौजवानों को मुखातिब किया, ज़रा बच्चों के लिए भी शायरी थी। कभी इस बारे में भी कुछ सोचा कि कंटेंट इकबाल की नज़र से? अल्लामा इकबाल की नज़र से मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे बेशक। उनकी सोच और उनकी फ़िक्र जो थी वो नौजवानों के लिए थी, और एक पाकिस्तान को मज़ीद और एक पाकिस्तान को इतना अजीम बनाना चाहते थे वो भी, और उनकी भी बहुत माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। और लेकिन ये है कि उनको इतने ज़्यादा अपनी आंखों से देख नहीं सके कि पाकिस्तान को आज़ाद होते वक्त पहले उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा अजीम सोच रखते थे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और तलहा, जब ये कंटेंट, क्योंकि ज़ाहिर है देखें, अब ये कंटेंट ऐसा है जिसमें मैसेज भी ज़ाहिर है जाना है, फ़न का एलिमेंट भी समहाउ बीच में कोई ना कोई आपको डालना ही पड़ता है, जस्ट बिकॉज कंटेंट का आपका जॉनर भी ऐसा ही है। कभी ऐसा होता है कि ऐसे किसी कंटेंट पे आपको कुछ बैकलैश भी आ गया हो कि आपने क्या किया? समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव मामला समटाइम्स होता है ये। ऐसा हो जाता है क्योंकि इंसान के जहन में होता है कि मैंने तो इसको दूसरे तरह से रख के देखते हुए बनाई थी,
लेकिन किसी को पसंद नहीं आई तो उसने इस बात पे एतराज़ उठा दिया कि ये आपने किस तरह का होलिया बना दिया, ये तो हमारे कौमी हीरोज़ थे। लेकिन उस वक्त देखा जाता है कि बंदे का नीयत क्या थी, इंसान का मकसद क्या था, क्या उसकी नीयत किसी की तौहीन करना था या किसी को इस तरह से नीचा दिखाना तो नहीं था। जब इस तरह की चीज़ें नहीं थी और आखिर में उसने एक मैसेज दिया था, तो फिर थोड़ा बहुत मज़ा या थोड़ा बहुत इस तरह का हुलिया बना लेना, ओके एक्यूरेट तो बिल्कुल इंसान नहीं बना सकता, तो फिर उसमें फिर नीयत देखी जाती है कि किस मकसद के लिए उसने कोशिश कर सकता है सिर्फ, लेकिन जितनी बातें कर रहे हैं इतने अगर सोचना शुरू कर दें हम चाह रहे तो सोशल मीडिया एक टॉक्सिक प्लेस के बजाय ना एक बड़ी अच्छी हैप्पी प्लेस बन हेल्दी जाए। हैप्पी प्लेस बन जाएगी। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये सोचना, हमें सब अपने ऊपर काम करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है, पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखनी है। और अक्सर मैं और श्रेय ये बात कर रहे होते हैं कि हर चीज़ पे बोलना ज़रूरी नहीं है, हर पोस्ट पे कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ गई, कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने में कि आपको अच्छी नहीं लगी, ट्रस्ट मी, जब तक आपसे पूछा ना जाए। वेरी ट्रू। अब आखिर में आपका मैसेज हमारे बच्चों के लिए क्या है? मेरा मैसेज यही है कि बच्चे जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं, नौजवान और बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब महफूज हाथों में होगा तो फिर पाकिस्तान अजीम मुल्क के रास्ते पर मज़ीद आगे चलेगा और तरक्की करता जाएगा। तो बच्चों को यही चाहिए कि वो जिस भी तालीम जौन सी भी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो दीनी तालीम है, चाहे वो दुनियावी या फिर किसी फील्ड में, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, उसमें दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें, वालिदैन का सहारा बने और वालिदैन को उन पे फ़ख्र होना चाहिए। तो इस तरह के बच्चों को चाहिए कि कोशिश करें कि वालिदैन का भी फ़ख्र सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तलहा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा आपका मैसेज, बहुत प्यारी सी वीडियो जो हमने आप सबको दिखाई। मकसद यही है कि कायद का पाकिस्तान ये हम सब ने मिल के बनाना है और मेहनत करनी है इसको बनाने के लिए। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने। एब्सोल्युटली, स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइसे मगफरत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक जुमला जो आपने लाजमी सुना होगा अपने आसपास किसी से, मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। मैं हर फन मौला हूँ। मैं हर फन मौला हूँ। सेहत का मसला है, मैं बताऊंगा। शादी से मुतालिक कोई सवाल करें, मैं बताऊंगा। फैशन से मुतालिक मैं बताऊंगा। इवेंट से मुतालिक मैं बताऊंगा। तुम परेशान हो, मैं बताऊंगा। तुम कहाँ जाओगे, मैं बताऊंगा। आई नो एवरीथिंग। ऐसा कोई शख्स आपके इर्द गिर्द, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में ज़रूर होता होगा। और ये मसला हम उन फैमिलीज़ में भी ज़्यादा देख रहे होते हैं जो मेल डोमिनेंट जहाँ पे होता है कल्चर। हमने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे इस तरह के मसाइल होते हैं कि एक शख्स होता है जिससे सारे, चाहे वो एक्सपर्ट है नहीं है, उससे मशवरे लिए जा रहे होते हैं और वो भी ये बताता है अच्छा जी मुझे सब पता है। तो ये भी सिचुएशन हम अक्सर देख रहे होते हैं। लेकिन हाँ, इर्द गिर्द भी हम काफ़ी चीज़ें सर देते हैं कि एक शख्स है वो कहते हैं जी मुझे सब पता है, और बाकी सब भी यही कहते हैं अच्छा इसको सब पता है। ये आपने उससे वो कॉन्फिडेंस दिया होता है ना। लेकिन ये जो कभी कभी गलत मशवरे आपकी ज़िंदगी कैसे मुतासर कर देते हैं, आज इस मौजूद पे बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट वजिया ज़फ़र इज़ विद अस, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। ग्रेट, आपको भी रमज़ान मुबारक। वजिया, बहुत से लोग आपसे मशवरा लेने आते हैं बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हेल्प उन्हें प्रोवाइड करती हैं। बट हमने आसपास देखा है हमें पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, बट हम बहुत से मामलात में बिलखुसूस जब हम जहनी उलझनों की बात करते हैं तो मशवरे दे रहे होते हैं। सेहत से मुतालिक मशवरे दे रहे होते हैं। ये कितना डैमेजिंग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो मशरे हैं यही ज़िंदगी को ख़राब भी करते हैं, और ये सिर्फ ज़िंदगी नहीं, मेंटल हेल्थ
हमारी तबाह कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि क्योंकि हमारे एल्डर्स से मैं स्टार्ट करूँगी कि उनकी फॉर्म ऑफ लव है। लाइक जैसे वो अपने बच्चों को या किसी को परेशान देखते हैं तो वो एक एडवाइजेस कि ये कर लो, ऐसे कर लो, जो भी उनको लगता है कि हम किसी तरह हेल्प कर लें, हेल्प किसी तरह प्रोवाइड कर दें हेल्प, राइट। बट उसमें क्या होता है कि वो आप एक्चुअली जो नोयत होती है मसले की वो नहीं समझ पाते, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, हेल्पिंग माइंड, राइट। हम साइकोलॉजिस्ट जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो हम पहले बात एट टाइम्स हम 30 मिनट्स 20 मिनट्स सिर्फ सुनते हैं, राइट। माँ बाप को तो नो डाउट पता होता है बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी कोई मसला सुने, पहले अगर आपको कोई बता रहा है तो सुन लें। एट टाइम्स वैसे कोई रैंडमली अपनी बात बता रहा होता है तो सामने वाले का अगर ये माइंड एक्टिव हो गया ना कि मुझे एडवाइस ही देनी है, तो उसका नुकसान 50% से 80% कर सकता है। रीज़न बीइंग कि एक तो नंबर 1 वो इंसान वल्नरेबल है उस टाइम जब वो आपको अपनी मसला या परेशानी बता रहा है। नंबर 2 उसके जहन के कितने खाने खुले हैं, यू नेवर नो। नंबर 3 आप जो एडवाइसेस दे रहे हैं ये माइंड में रखें, हमेशा लोग बेसिक एडवाइस देते हैं जो हर इंसान को पता होती है, हर इंसान को। जैसे एक तो एडवाइस होती है शादी कब करनी है हर इंसान को पता है मैंने करनी है, कब राइट टाइम है, कब रॉन्ग टाइम है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा होता है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एडवाइस दें, या तो वो आपको लग रहा हो कि आपको 100% पता है वो सही है, या तो आप कह रहे हैं कि बस मुझे बोलना है कुछ, इसी तरह अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। सो एक तो वल्नरेबल इंसान को जब आप एडवाइस करते हैं वो डैमेज ज़्यादा होता है। क्यों? वो ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, वो अपनी ही सोचों में चला जाता है। नंबर 2 उसमें सेल्फ डाउट आ जाते हैं, वो अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता है। और नंबर 3 उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना, एक तो वैसे ही उस टेंशन से, चैलेंज से, बीमारी से वो डाउन होता है, वो एडवाइस उसको और डाउन कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान बीमार, मैं आपको एक बड़ी मज़े की एग्जांपल देती हूँ। हम ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो ट्रैवलिंग में क्या अक्सर होता है, जैसे बात की भी अपनी बच्ची छोटी है तो हमें किसी ने लाइक बेबी बीमार हुई तो किसी ने कहा तुम लोग ट्रैवलिंग करते हो ना इसलिए बीमार हो, राइट। अब उसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ट्रैवलिंग नहीं करते, उनके बच्चे भी बीमार होते हैं। रेदर देन कि आप पेरेंट को सपोर्ट करें, आप पूछें कि अब वो कैसी है, इज शी डूइंग ओके, सबने क्वेश्चन किया सही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप लोग, किसी को गिल्ट में डाल रहे हैं कि अच्छा आपकी वजह से ऐसा हुआ, वेरी राइट, तो या ट्रैवल ना करो तो ऐसा कर लो। आई थिंक ये तो बहुत आप अजीब गिल्ट सी ट्रिप और पेरेंट से ज़्यादा सेंसिटिव कोई भी नहीं होता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जितने सेंसिटिव होते हैं, फिर इसके अलावा बच्चों के खाने के ऊपर कि आप इसको क्या खिलाते हो, बच्चा बड़ा कमज़ोर है। इसी तरह शादी के हवाले से हमने बात की, शादी के बाद बच्चों के हवाले से हमने बात की। इसके अलावा पढ़ाई, करियर के ऊपर कई लोगों का बड़ा पैशन होता है। जैसे मुझे किसी ने कहा मैं ट्रैवलिंग का था तो मैंने टूरिज्म की कंपनी ओपन की, बट मुझे सबने कहा ये तो रिस्की है, राइट। तो मेरा पैशन था, मैंने छुप के उस चीज़ को स्टार्ट किया। सो वो आप अगले के पैशन को पहले समझें, फिर अपनी एडवाइसेस को रखिए। इससे क्या होता है कि अगला इंसान आपकी एडवाइस पे ट्रस्ट करता है। मशवरे का मकसद क्या होता है? आप अगले के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर आपकी एडवाइस अगले को और तकलीफ दे रही है, उसके लिए और मसाइल बना रही है, तो वो आपके गुनाह में जाएगी फिर। नहीं, वो तो बात ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बजिया अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बच्चों की परवरिश के हवाले से हमने लोगों को बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हुए देखा है। अब देखिए, दो पेरेंट्स का डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, आपके बच्चे अलग हैं, आप डिफरेंटली एक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए ना। तो अक्सर मैंने देखा है कि उन पेरेंट्स को लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हर लिहाज से ओवर प्रोटेक्टिव, कि बच्चा हर वक्त पास रहे, बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को कुछ। और दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं गिरता, उनकी इतनी है कि वो कहते हैं चलो ठीक है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है, ख्याल वो भी रख रहे हैं, उन्हें पता है कि बच्चा एच पे पहुंचेगा तो वो बचा लेंगे, बच्चे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन एक वो पेरेंट है जो कि इस बात पे थ्रू आउट प्रेशर अपने ऊपर एक स्ट्रेस फील कर रहा है कि मैं बच्चे को जाने ना दूं वहाँ तक ना, खुदा ना खास्ता कुछ हो। तो वो दोनों का मकसद एक है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अपने अपने तरीके से। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि उन पेरेंट्स को तनकीद की जा रही होती है उनके ऊपर कि आप ओवर प्रोटेक्टिव बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा ग्रो नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, आप बच्चे को ऐसे करें, बच्चे को ऐसे छोड़ दें, फलाना फलाना फलाना। और मैंने देखा है उन पेरेंट्स की बहुत मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल जो वो अपने बच्चे के लिए रिएक्ट करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं उस टाइम पे। और अगेन आपने जो पॉइंट किया उसमें अगर वो प्रेशर है,
लाइक मैं भी कुछ क्लाइंट्स पे ले रही हूँ तो उनमें, अच्छा आपने तो कहा कि पेरेंट्स पे है, कुछ पेरेंट्स आपस में क्लैश करने लग जाते हैं। लाइक अगर एक मदर का पैटर्न डिफरेंट जा रहा है, फादर का डिफरेंट, तो रेदर देन कि वो उस पर आपस में बैठ के एक सलाह मशवरा से चीज़ों को करें, जज करना शुरू। मेरे सामने जो पेरेंट्स आते हैं वो तो लड़ाई पे आ जाते हैं, ये पता नहीं क्या बच्चे को ख़राब कर दिया इसने, आई गेटिंग माई पॉइंट। और इस तरह के वर्ड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब एक फादर ने कहा कि बच्चे को ख़राब करी है, उसके सामने ही जो है कोई ड्रामा देख लिया, लेकिन वो बैड वर्ड बच्चा बैठा था उसके सामने यूज़ करे। मैंने कहा वो जो देख रही हैं शायद वो कंटेंट इतना बुरा इफेक्ट नहीं करे, ये जो वर्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, ये एक तो मदर और फादर का रिलेशनशिप आपस में वो बच्चा देख रहा है और एक एब्यूजिव लैंग्वेज वो लर्न कर रहा है। सो हम जो हमेशा ये समझते हैं कि हम दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, सबसे पहले जो दरवाज़ा खुलता है इस्लाह का वो अपने ऊपर खुलता है। वो जब आप खुद नहीं करते इस्लाह तो फिर क्या होता है कि आपको हर इंसान पर गलत नजर आता है, क्योंकि वो कहते हैं अकल नहीं थे मोजा ही मोजा। सही बात। तो जब आपको अपनी गलती नजर नहीं आ रही तो फिर तो दुनिया का हर इंसान गलत है। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माँ बाप को पता है वो अपने बच्चों को कैसे लेके चले, अनटिल अनलेस उसका नुकसान आपको नहीं हो रहा, क्योंकि वो हम अक्सर इस पे भी बैड पेरेंटिंग में अक्सर हम बात करते हैं कि किसी को नुकसान हो रहा था, नहीं मेरे बच्चे को कुछ ना, कि मैं ख्याल रखने के पर्सपेक्टिव से, परवरिश के पर्सपेक्टिव से बात करी हूँ कि प्लीज मशवरे ना दें, उनको जरूरत होगी वो आपसे मशवरे मांगेंगे, अच्छा, सभी नहीं जरूरत तो ना दें प्लीज। इसमें लेकिन मैं सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ, समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं ना जॉइंट फैमिली में, उसमें फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स ने डिसाइड की हुई हैं कुछ चीज़ें कि अच्छा मैंने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देनी बच्चे को, मैंने स्क्रीन टाइम नहीं देना बच्चे को, मैंने कैंडीज़ नहीं देनी बच्चे को, या मैंने रात को इतने बजे के बाद इसे मीठा नहीं देना, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सेट की होती हैं। अगर किसी ने सेट नहीं की, मैं ज़रा उनकी चॉइस है, लेकिन उसकी वजह से आपकी वो जो ट्रेनिंग है जो आपने इतना प्रैक्टिस करी है वो मुतासर होती है। तो वहाँ पे आई थिंक वो जो पेरेंट्स हैं बहुत तरीके से, आप ये मतलब लड़ना नहीं है, ये शो नहीं करना कि आपको बेहतर पता है या आपको ही पता है। समटाइम्स होता है कि लोगों को नहीं पता होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उनको ज़रूर प्यार से समझाएं कि देखिए बच्चा है ना, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं ना सारे, तरीका मैटर करता है। तरीका मैटर एक करता और है। आप चीज़ बात भी है करें कि उनसे। अगर टू कट यू ऑफ, अगर आप मैंने ये भी देखा है क्लाइंट्स के फॉर्म में, जनरल भी हमने देखा है कि अगर पेरेंट्स से बाउंड्री रखी है और ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी रिश्तेदार हैं घर में मौजूद हैं, वो छुप के करना शुरू कर देते हैं, वो छुप के चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो भी पेरेंटिंग पे इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, सिर्फ पेरेंटिंग पे नहीं, बच्चे के जहन में ना एक ट्रस्ट का जो एक जोन है वो ही ख़राब हो जाता है। माँ बाप तो नहीं कर रहे मेरे लिए ये, पेरेंट्स मेरे साथ नहीं करते, प्यार नहीं करते। और फिर इसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो बाउंड्री सेटिंग है ना, वो सबसे पहले पेरेंट के ऊपर आती है। बाउंड्री या जो भी लिमिट्स पेरेंट्स ने सेट की है, अगर वो गलत हैं, वो सही हैं, वो आप पेरेंट्स से बैठ के बात ज़रूर कर लें, लेकिन पहले समझें कि उन्होंने क्यों सेट की है। Okay. आप क्वेश्चन नहीं करें पेरेंट्स के ऊपर। सभी ने जैसे बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि पेरेंटिंग के ऊपर लोग बिना सोचे समझे एडवाइजेज, तनकीद इतना कॉमन है, और इससे होता क्या है कि पेरेंट्स के अंदर भी ना एक वल्नरेबिलिटी होती है, तो उससे क्या होता है उनके अंदर ग्रज या फिर आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर घर में बच्चे की वजह से कोई मिसहैप हो रहा है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है, तो पेरेंट और बच्चे का रिलेशन भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मदर्स अगर उन्हें को सारा कुछ डील करना पड़ा तो उनके भी रिजेंटमेंट आना शुरू हो जाती है। सो घर का माहौल बहुत मुतासिर हो ख़राब जाता होता है। है, बहुत इसमें ज़्यादा। एक गलती हम ये भी करते हैं ना, नॉट जस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे पेरेंट्स के रोल पे हम बात करें या पेरेंटिंग स्टाइल पे बात करें, अदरवाइज भी जहाँ पे भी हमें कुछ कहना होता है वहाँ सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ कहते हैं। आपने इससे पहले भी बात की ना कि बस हमें लगता है बस कहना है, क्या वजह है? हम सुन नहीं रहे, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं, बोल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? जो हमारी, इसको भी मैं जनरेशनल ट्रॉमा ही कहती हूँ, कि हमारे जो जनरेशन से एक चीज़ चलती आ रही है ना, ये इंटरफेरेंस वाली, और स्पेशली जो हमारी जॉइंट फैमिली वाला सेटअप है उसमें एक इंटरफेरेंस वाली जो चीज़ शुरू से चलती आ रही है, वो फिर हमारी जॉइंट फैमिली ना भी हो फिर भी हम वो देख रहे होते हैं, और वो फिर सिर्फ अपनी फैमिली तक नहीं रहती है, फिर वो फैलती है, फिर वो हम जिसको भी देखते हैं जज कर रहे होते हैं, ये अपने बच्चे को ये चीज़ क्यों दे रहा है, ये अपने बच्चे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। वो पेरेंट्स वैसे लगता है कि वो एक कटहरे में खड़े होते हैं ऑल द टाइम। सो उसकी वजह मेन ये है कि बाउंड्रीज ना होना। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो रिसर्च पे कहती है कि बाउंड्रीज क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो इंसान बाउंड्री बनाता है उस पर सबसे पहले एक स्टैंप लगती है बदतमीज़ है, हाँ। सेल्फिश है, बदतमीज़ है, तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, वो उसके ऊपर लेबल ये लगना शुरू हो जाता है और उसको ज़्यादा जजमेंट मिलना और शुरू हो जाती खवातीन है। पे होता है बहुत तेज हैं, ये- बहुत yes, शार्प है, वो तो है ही बहुत ये तेज। बहुत शार्प है। और ये ये अक्सर हमने जुमले सुनते हैं अपने एक हम देखते हैं जो अपने लिए बाउंड्री सेट करती है, जो कहती है नो नो ये बाउंड्रीज हैं, आप इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, तो बहुत तेज लड़की है। हाँ, और आपने भी नोट किया कि ये जो जनरेशन है हमारी, अब जो जनरेशन आ रही है, ये लोग रिबेलियस क्यों है? ये लोग जो हमारा जनरेशनल ट्रॉमा है ये बड़ी बुरी तरह ब्रेक कर रहे हैं। दे से नो,
कि हमें अब वो अर्ली एजेस में ना क्या होता है कि जब हम चीज़ों को सही तरीके से पैटर्न्स को सेट नहीं करते ना, फिर वो इस फॉर्म में सामने आती है। लेकिन वो जो एकदम से इसको ट्रॉमा को ब्रेक करने के ये दुरुस्त तरीका होता है? नहीं है ना, मैं वही नहीं तो तरीका, बता रही हूँ हाँ। कि वो सफ़र कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है वो सफ़र कर रहे हैं। बाकी सब भी सफर कर रहे हैं। यस, लेकिन बाकी वजिया सब भी क्या कर रहे हैं। करें, क्या करें? देखिए मैं ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ, पूरी जो आप आहिस्ता 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 की बात करिए ना, देखिए कितनी जनरेशन्स वो सफ़र करेंगी। अगर एक जनरेशन उस ट्रॉमा को ब्रेक करके वो प्रेशर अपने ऊपर ले रही है, वो उस ट्रॉमा को, उस जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर रही है, वो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो कितना एक आसानी उनके लिए क्रिएट कर रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि देखें, हमें लग रहा होता है जब एक चीज़ ख़त्म हो रही होती है या आप कोई उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें वो शख्स उस टाइम पे लग रहा होता है कि अच्छा ये क्यों इतना रिबेलियस हो रहा है कुछ, लेकिन आप बाद में देखते हैं कि नहीं, ये वो जब- शायद अच्छे के लिए था, हाँ। क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन, आपकी सफ़र बेटी, करती मेरी है। बेटी, आपकी बेटी, हम इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो आगे चलकर उनके बड़े होने तक चीज़ें बहुत बेहतर हो सिर्फ जाएंगी। एक चीज़ ना, सिर्फ मैं अगर सारे जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया ना, लाइक पर्सनली प्रोफेशनली, सिर्फ एक चीज़ को हम रख लेना कि हम सुनने की आदत डालें। हम और अच्छा हम ये भी बजे तक काम खत्म। एक खातून का पूरा दिन इन्वॉल्व है, उसकी ड्यूटी नहीं खत्म हो रही है, वही रूटीन है उसकी इतने सालों से, उठो, नाश्ता बनाओ, सबकी पसंद देखो, बच्चों को स्कूल भेजो, दिन का खाना बनाओ, फिर शाम की तैयारी में लग जाओ। पूरा दिन कहाँ टाइम है उस कपल के पास या उस खातून के पास वो अपने बारे में सोचे या कपल एक दूसरे के बारे में और सोचे। सभी ने एक और चीज़ कि ये जो गलत फहमी कपल्स के बीच में होती है कि हम संडे टू संडे तो जाते हैं बाहर, लेकिन ये हम बात नहीं करें कि आपने एक दिन अच्छा स्पेंड कर लिया और वो बाकी 6 दिनों पे हम उसमें सिर्फ सब 24 घंटे का चीज़ें है। आपको जब भी टाइम मिलता है या आपकी डेली रूटीन में होना चाहिए कि आप अपनी कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, ये देखिए मियाँ बीवी क्या है, सुकून का रिश्ता है। हमारे यहाँ जिम्मेदारियों का रिश्ता खाली बना देते हैं, ओवरलोड, बर्डन, फिर वो जो जिम्मेदारियां जो आप बखूबी निभा सकते हैं खुश रह के, वो आप चिड़चिड़े होकर उसको पूरा कर रहे होते हैं। और फीमेल का मैं ज़रूर ऐड करूँगी, बीइंग अ फीमेल के जो केमिकल और हार्मोनल चेंजिंग्स होते हैं, शी नीड्स हेल्प, राइट? वो ये बड़ी आप important बात है। बायोलॉजिकली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हम उस पर फ़ौरन रख लेते हैं कि नो, खातून तो होती है ऐसी है, ठीक है होती है ऐसे, आप बायोलॉजिकल जो चीज़ है उसको तो नहीं चेंज कर नहीं change सकते, कर जो सकते, उनके हमारे चैलेंजेस हैं। ये मसला भी है ना कि अगर व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग ज़ाहिर चेंज है उसकी बॉडी का, आफ्टर बेबी चेंज है। हमारे तो 5 भाई थे, वजन गेन कर लिया एंड ऑल दैट। ये तो मैं वेट पे तो ऐसे सुनती हूँ Comments, ना, advices. कमेंट्स देखें, उस रिकवरी टाइम चाहिए, उसके बाद वेट लूज करना आफ्टर गिविंग अ बर्थ, इट्स big वेरी deal, डिफिकल्ट, yes, इट्स yes. वेरी डिफिकल्ट। मैंने लोगों को देखा है, खवातीन को, इतने चैलेंजेस होते हैं। आप जो नॉर्मली अभी आप वेट गेन कर 4 दिन ना खाएं, आपका वजन कम हो गया, वो एक डिफरेंट Yes, चीज़ है। yes. आप उसके बाद उस वजन को कम करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड पूरे नहीं एक कर प्रोसेस से पाती। गुजरी है। अच्छा, ये इतनी वो एक प्यारी trauma बात से गुजरी है है। सबीन, मैं यहाँ ऐड करूंगी कि कुछ लोग एडवाइजेस सपोर्ट के लिए नहीं देते, वो इसलिए देते हैं वो अपनी सिक्योरिटीज आप पर डाल रहे होते हैं। अब जजमेंट की कुछ एडवाइजेस जजमेंट्स होती हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम वो जजमेंट्स होती हैं कि आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके अपने फियर्स, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ों की कमियां आ रही होती हैं वो आप दूसरे के ऊपर डाल के एडवाइजेस के फॉर्म में अच्छा फील करते हैं। आपको लगता है कि अगले को मैंने लेट डाउन कर दिया है, दे फील गुड अबाउट इट। और ये मैंने साइकोलॉजी कह रही है। और इस टॉपिक पे बात करने का पर्पस भी ये है कि एट टाइम्स लोगों को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें, इस चीज़ को समझें कि इसका कितना नुकसान है, और आप ही के बच्चे भी सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रू। लेकिन वजह इसमें ऑन अ लाइटर नोट, मर्द जितनी मर्जी कोशिश कर ले, औरत को समझना नामुमकिन सी बात लगती है। सभी इस पे मुझे लगता है एक और प्रोग्राम होना चाहिए। ये देखे कुछ पर्सनल ये तो मैंने, मैं शेयर ये कर तो रहा वैसे लेकिन मैंने मैंने आपको ऑब्जर्व किया ये मैंने आपको पर्सनली कह हम सब दिया। ये फेस करते हैं। ये मैंने लेट्स आप- एडमिट, इसमें ऐसी क्या बात है? मेरा ये भी शुभ, कहता है हाँ। तुम समझ में नहीं आती कभी कभी, तुम्हें भी कहती होगी कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो। कोशिश ही नहीं हर करते। घर मैंने की तो एक ही कहानी चीज़ है। किया है, मैं अपने हस्बैंड को एक ही चीज़ कहती हूँ, आप समझने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं, लेट इट बी। तो ये तो डोंट इन्वेस्ट घर योर की एनर्जी। कहानी। क्या वजह है ये? औरत इतनी मुश्किल क्यों है? अच्छा, आज सुबह ही हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ऑन अ लाइटर नोट में ऐड करूंगी कि ये जो इमोशनल कम्प्लेक्सिटीज है ना, ये नेचुरली फीमेल में है। मतलब हम ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है औरत। अल्लाह ने बनाया ऐसा, हम क्या करें? अब ये चीज मर्द से एक्सपेक्ट ना करे बायोलॉजिकल, ना, मर्द हर चीज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। देखिए अगर कोई चीज अंडरस्टैंड करवाई जाए वो तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। एम आई राइट सबीन? एग्जैक्टली। आप वो नहीं, आप वो बात भी आप अपने समझना लिहाज से नहीं ठीक चाह बात रहे। कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स है औरत,
ठीक है, और मर्द जो है वो जितनी भी कोशिश कर ले somehow वो नहीं समझ पाता। अच्छा, मैं इसका आंसर करूंगी ऑनेस्टली। हाँ मैं इसका आंसर ये करूंगी, Please. चलें किसी दिन मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आऊंगी, फिर मैं उनके बिहाफ पे आंसर करती हूँ कि जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, जो एफर्ट पुट करना चाहते हैं नहीं, वो वो भी कर 100% लेते हैं। ज़ाहिर है, नहीं है, नहीं, कोई किसी को नहीं 100% तो समझ पाता। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। देखिए कई जगहों पे फीमेल भी नहीं समझती मेल को 100%। वो बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी मर्द तो बड़ी प्यारी चीज है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सो कई जगहों पे जो है देखिए हम 100% तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा ही कहते हैं दोनों को एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं, लेकिन चीज़ों की खूबसूरती उनको सुलझाने में होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उलझी रहे तो बेहतर होती हैं, उनको हम जितना सुलझाएं रिश्ता और ख़राब होता है। उनको बस जहाँ पे लगे मसले का हल नहीं निकल रहा, उन चीज़ों को छोड़ना सीखें, लेट गो करना सीखें। हम हर चीज़ों को जब फिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं ना, तो उसमें हम उस रिश्ते की खूबसूरती खो देते हैं। अब से ये है तो इम्पोर्टेंट बात, लेकिन देखिए इसमें एक और मसला है। जब से आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं ना कि अच्छा नहीं फिक्स होती मुझसे, छोड़ता हूँ, दूसरी बात मुझे ये लगता है फिर गैप क्रिएट होता है। फिर आपको समटाइम्स ये महसूस होता है कि चूंकि बहुत से टॉपिक्स पे आपको लगता है कि अच्छा बात करूँगा, बात ख़राब हो गया, आप उस टॉपिक पे बात नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता ना आपके दरमियान गैप आता रहता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि एडमिट कर लेना चाहिए द वे ही और शी इज़। ट्रू, वेरी ट्रू। उसकी पर्सनालिटी को एडमिट कर लें, उसके सोने जागने की रूटीन को एडमिट कर लें, उसकी सोचने की जो एक डायरेक्शन है उसको एडमिट कर लें, उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें। हो सकता है आप उससे डिसएग्री करें, कोई मसला नहीं है, मर्द भी करे खातून भी करे डिसएग्री, बट रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहे। उसे बता दें यार हाँ तुम ये सोच रहे हो या सोच रहे हो, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, और मेरी अपनी एक राय है, यू हैव योर ओन लाइफ विद योर ओपिनियन, और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने ओपिनियन से गुजारने का हक है। शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर नहीं है। तो क्या आपकी पूरी शादी उसके ऊपर डिपेंडेंट, Dependent आपकी पूरी जिंदगी जो है वो एक शादी पे डिपेंडेंट है? नहीं होनी चाहिए। होती है, होती है। ये देखिए, मैं ऐसा इस नहीं चीज़ से होता, एग्री करूंगी कि है। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, जैसे आप फैमिली डिपेंडेंट, लेकिन जब point ये जिंदगी यहाँ साथ पे गुजारनी है, आप लोग एक गाड़ी के वो कहते हैं ना पहिए हैं दो, तो आप नहीं मेरे लोग देखिए, एक लेकिन सिर्फ इन राइट दो लेफ्ट लोगों ने नहीं जा जिंदगी सकते। नहीं गुजारनी ना, वो और रिश्ते भी हैं जिन्होंने हाँ, अपने मैं ये कह रही हूँ साथ कि नहीं गुजारनी है। सारी ओवरऑल लेकिन जो वो आपके दो रिश्ते अगर आपके सेम साथ पेज जुड़ते पे हैं। होते हैं ना, तो फिर मुश्किल बाकी ही रिश्ते है। खुद ही गलोखी सिमट है। जाते हाँ, हैं। ये सेम तो पेज फिर वाली गलोखी है। नामुमकिन सी बातें करती हैं वजी। नहीं, क्योंकि same औरत चीज़- कॉम्प्लेक्स चीज है, मर्द प्यारी चीज है, तो यही मैं माइंड अप नहीं, कर मैं देते हैं यहाँ पे इसको। एक जी, चीज जी। ऐड करूंगी कि जैसे आपने एक बात बड़ी अच्छी मेंशन की एडमिट करने वाली। यूजुअली जब होता है क्या कि हम जब ये कहते हैं ना कि मेरी बात को समझा जाए, दोनों जब इधर खींचातानी शुरू ये काम करते खराब हो हैं जाता है। तो वहां से काम खराब होता है। फिर उसमें होता है कि जजमेंट्स फिर दोनों एक दूसरे के लिए शुरू कर देते हैं कि मैं जो बात कह रही हूँ या जो मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बात की वो सही है, या जो तुम बच्चों के लिए करे वो तो फिर क्या होता है कि दोनों में तब गैप आता तब है। गैप आता है। लेकिन अगर हाँ एक अच्छे माहौल में बात करना, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, वॉक करते हुए, किसी ये बात बड़े पुरफजा मकाम पे, फिर यकीन जाने मुश्किल से मुश्किल बात जब करेंगे ना, वो समझ आएगी स्पाउस को, वो अंडरस्टैंड भी करेगा। ये जरूरी है। तो ट्रिप्स आर इंपॉर्टेंट। मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, क्योंकि हमारा मौजू सिर्फ मियाँ बीवी वाला नहीं था, लेकिन समहाउ आ जाता है इस तरफ को। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है इंश्योर, गार्नियर, जैज कैश, खर्शी जामे शीरी, स्प्राइट। देखिए कितना बढ़िया है जाम शेरी। हाँ रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना।
ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। देखिए कितना बढ़िया है जामे शेरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट लाए। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। देखिए कितना बढ़िया है जामे शेरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट लाए। रौनक रमजान करशी जामे शीरी।
जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और खाने 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 रमज़ान हमारा बहुत ज़्यादा खानों के इर्द गिर्द भी घूमता रहता है। चलें, इबादत भी हैं, इबादत सबसे पहले हैं, वो सब तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे खाने होते हैं, हमारे डिफरेंट इलाकों के खाने हम देख रहे होते हैं, उनको भी हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बड़े मज़े से हम उनको इंजॉय कर रहे होते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी खानों को, पाकिस्तान के जो बेसिकली पहचान है जो खाने, उसको दुनिया में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं TKR की, ताहिर खान साहब की हमारे साथ मौजूद हैं और जब जब कहीं जा रहे होते हैं उस सफ़र से मुतालिक एक ना फ़ौरन से जो एक फ्लैशबैक होता है वो शेयर करते हैं और वो पूरी एक कहानी होती है। वो चाहे जहाज़ से कोई पुराना सफ़र उन्हें याद आ गया हो, वो चाहे पहला सफ़र याद आ गया हो, वो चाहे वालिद साहब के साथ कोई ऐसी याद हो, वो शेयर कर रहे होते हैं और बड़ा लोग उनको ना सुनते हैं, उस कहानी को सुन रहे होते हैं। और जो खानों की बात ज़रा वो तो उनकी पहचान है, जिस तरह से उन्होंने लेकर उसको चले। लास्ट टाइम हमारे पास आए थे, उसके बाद से आप देखें इंटरनेशनली बहुत आगे चले गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये भी बड़ी बात है। ताहिर खान से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। रमजान अच्छा गुजर रहा है? बेहतरीन। ग्रेट। ताहिर साहब, लास्ट टाइम के प्रोग्राम के बाद आप इंटरनेशनली हमने देखा डिफरेंट जगहों पर क्विक ना यहाँ ओपनिंग कितने हो गए रेस्टोरेंट्स टोटल? 4 पाकिस्तान में है, 2 UK में है और 1 सऊदीया में। ग्रेट। 7 है ना? 7 हो गए। 7 है। पूछना पड़ता। माशाल्लाह, जबरदस्त। टारगेट जब स्टार्ट किया था स्पेशली, तो क्या ये माइंड में था कि मैं इतनी ब्रांचेस जो हैं मैं ओपन कर सकूंगा, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर भी? देखिए, एक इंसान प्लान करता है और एक अल्लाह प्लान करता है बंदे के लिए। कभी ये नहीं सोचा था कि इतने आगे तक सफ़र होगा, लेकिन हाँ, ये बचपन से मैं ऐसा ही हूँ कि यार एक जगह पे मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहता। तो ये था कि चलो एक रेस्टोरेंट खोल दिया, इससे घर का खर्चा निकलेगा, मेरा भी खर्चा निकलेगा, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का प्लान कुछ और था। सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस बनाई और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बूस्ट मिली और फिर सोचा कि यार लोग पसंद कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इसको एक्सपेंड कर ले। अच्छे दोस्त मिले, अच्छे पार्टनर्स मिले। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस्त बिल्कुल आगाज़ किया कंटेंट का अपने इलाके की। अगर मैं बात कर लूँ, आपने उसका आगाज़ किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप आते गए और जब फॉलोइंग अच्छी होगी तो आपने कहा इस फॉलोइंग को अब ज़रा इस तरफ ले चलते हैं ना, फ़ायदा हासिल करना भी चाहिए। आपने ज़रा टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप भी आप आगे। ज़्यादा एंजॉय क्या किया है, बिजनेस को एंजॉय किया है या कंटेंट की जर्नी को एंजॉय किया? मुझे अभी भी बिजनेस की समझ नहीं आती। ये तो मेरे भाई है, मेरी टीम है। तो मुझे कोई कहता है यार ये इतना एम्पायर खड़ा किया, वो पीछे मेरे टीम और मेरे भाई। आई एम स्टिल अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मेरी टीम भी होती है मीडिया टीम, लेकिन जब कंटेंट मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, खुद एडिट करता हूँ, खुद अपलोड करता हूँ, अपना एक मज़ा आता है उसका। तो बिजनेस ये है कि टाइम टू टाइम सीख भी रहे, लेकिन जो टीम मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है कि यार ये काम किस तरह करना है। मैं उनको कहता हूँ कि यार सोशल मीडिया का काम मेरा है, क्लाइंट अल्लाह के बाद मैंने लाने हैं, आप लोगों ने उसको एडजस्ट किस तरह करना है, सर्विसेज मैनेज आपने करना है उसको। बिकॉज़ एक्सपर्टीज है हर एक की ना। अच्छा, लेकिन ये जो कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टीज पहले आपके पास खुद होनी चाहिए, उसके बाद कोई बिजनेस रन होता है। या अब आपकी सूरत में ये बड़ी डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी है कि आप उसको प्रमोट करने में बहुत हेल्प करते हैं और आपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो अलग हायर किए हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, रेस्टोरेंट सिर्फ नहीं, हर एक काम आपने शुरू करना है, तो आप कम से कम 1 साल उस काम को सीखे। बेशक जाके किसी का शागिर्द बने,
बगैर पे के आप वहाँ पे जाके उनके साथ वो काम करें, आप उसको सीखे, उसके बाद आप वो बिज़नेस शुरू करें। मेरे केस में ये हुआ कि हमारा तो ये फील्ड ही नहीं था, बिल्कुल नए थे, बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लोग अच्छे मिले आई गेस, और उन लोगों की वजह से मार भी बहुत खाई है मार्केट में लोगों से, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे नहीं जाता, पॉजिटिव चीज़ों पे हम बात करते हैं। अच्छे लोग भी मिले और अच्छे लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह TKR आज यहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन का रमज़ान कैसा था? यार वो आप पूछोगे ना मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं बड़ा इमोशनल बंदा हूँ। वो मैं अभी रियाद में था, मेरा बेस्ट फ्रेंड इधर बेटा भी हुआ है, उसके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, वो लोग आए हुए थे, इतना प्यार इतना सपोर्ट लोगों का मिला, तो हम वॉक कर रहे थे अपने होटल की तरफ, तो मेरे आंखों में आंसू थे, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा यार ये सब कुछ ना मुझे अनरियल सा लग रहा है। मैंने कहा यार वो जो बचपन वाला बंदा था ना, वो कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। बचपन हमारा एक मोहल्ला होता था, अभी भी है, हम हर घर पे चले जाते हैं, वो जो आंटियाँ होती थी, अंकल होते थे, बिल्कुल घरेलू एक माहौल था, गुर्बत थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो खुशी थी, वो जो माहौल था, जब तक मैं घर नहीं आता था, मैं कंप्यूटर की शॉप पे मैं शागिर्दी करता था, तब तक अम्मी और बहनें दरसखान पे होते थे, बेशक अजान हो भी जाती लेकिन वो इंतज़ार करते कि यार ये आएगा तो हम खाना साथ खाएंगे। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली आजकल मिस तो होती है बहुत ज़्यादा, और बचपन की बात ही कुछ अलग होती है, वो बचपन तो बचपन होता है, वो फिर आता नहीं। क्या फैमिली के साथ बैठना सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? सबसे ज़्यादा मिस क्या चीज़ करते हैं जो कि कहते हैं अब हो जाए तो पहले जैसी बात हो जाए? शायद आजकल ना ज़्यादातर अगर आपसे लोग मिलते भी है तो आप समझ जाते हो कि यार ये बंदा किस मतलब से मिल रहा है। वहाँ पे बिल्कुल पेवर लाइफ थी, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के पड़ोसी जो लोग आपसे मिलते थे वो दिल से प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव होता, अनकंडीशनल वो किसी चीज़, तो बहुत मिस करता हूँ। अभी देखिए बहनें अपने घरों में हैं तो मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरे एक बहन है मुझसे 2 साल छोटी है, तो वो 6 महीने पहले इस्लामाबाद आई थी, तो मेरे भी बच्चे उनके भी, मैंने कहा यार आप भी अपने बच्चे साइड पे करो, हस्बैंड को भी साइड पे करो, मैं भी अपने बच्चे और बीवी को साइड पे करता हूँ, यार दोनों निकलते हैं। वो बहन भाई वाला जो रिश्ता है ना, जब हम छोटे होते तो पहाड़ पे चले जाते थे, साथ में कोई चिप्स वगैरह लेते थे, तो मैंने कहा यार वो वाली फीलिंग, तो हम गए वो ऊपर मारगला हिल्स की तरफ, बहन और भाई, वो बचपन की सारी बातें याद कर रहे, तो बचपन जो हम म्यूजिक सुनते थे वो हमने सुना। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा जिंदा हो गया हूँ, क्योंकि दुनिया में बच्चों को भी देखता हूँ, यार ये कहाँ से आ गए, बीवी ये बड़े कैसे हो गए, तो उनके साथ बंदा वापस बच्चा बन जाता है, और वो चीज़ें बहुत बंदा मिस करता है। सफर जब गुजर रहा होता है पता नहीं चलता। कभी आपको लगता है कि अच्छा ये मंजिल थी जो अचीव करना था, वहां पे पहुंच के जब आप देखते कहते पता नहीं कैसे हो गया, चुटकी में सब ख्वाब सा लग रहा है, वो शायद लाइफ रियल थी, शायद ये अनरियल सा सब कुछ लग रहा होता है। मुझे हमेशा अनरियल लगता है। अब बर्मिंघम ब्रैडफोर्ड में जो हमारी पहले TKR की ओपनिंग थी 8 महीने पहले, तो जब मेरे दोस्त मुझे लेके गए तो साइन बोर्ड लगा हुआ था, वो जब मेरे नज़र में आया TKR का साइन बोर्ड तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा यार लोग कहते थे कि UK आना बहुत मुश्किल है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या, और जो हमारे इलाके के लोग होते हैं उनके बैंक बैलेंस नहीं होते, एजुकेशन भी इतनी नहीं होती, तो वो लोग नहीं आ सकते। मैंने कहा अल्लाह का करना देखे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं UK आऊँगा, और फिर UK आके अपना एक ब्रांड और अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे देखूंगा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला प्लान करता है चीज़ों को, बस आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए और अपने काम से लगन और प्यार होना चाहिए। बेशक ऐसी है। तारिब एक और मामला भी हमारे यहाँ है कि जब भी हम देखते हैं किसी को एक मकाम पे पहुँचा हुआ तो हम फ़ौरन ये तो इसके तो वो हालात थे और आज ही यहाँ पे है, हम वो स्ट्रगल को चेरिश नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं करते, सीधा बस यार उसके तो हालात ऐसे थे, वो साइकिल से देखो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ गया, और पता नहीं कैसे आ गया है। ये भी एक सेंटेंस होता है कि लोग अपने जुमले से, अपने लहजे से एक चीज, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है एज अ कौम। मेरे ख्याल में हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते नहीं। अगर एक बंदा यहाँ से आए, आप उनकी लाइफ को पढ़े, यार ये पहुंचा कैसे है। आप तो इस ताहिर खान को जानते हो, लेकिन वो जो जद्दे में उसने काम किया 8 साल, जो बचपन में जो गुर्बत और जिन चीज़ों से निकला है, वो इनसे निकला कैसे है। अगर आप 10-20% भी कुछ सीख ले तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर आप सारी ज़िंदगी ये सोचेंगे कि यार ये तो मैं भी ये कर रहा हूँ, ये बंदा यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, तो वो आप देखें इंसान में क्वालिटी एक खासियत होती है। अगर आप दोनों यहाँ पे होस्ट है, देयर इज अ क्वालिटी, माशाल्लाह आप इतने सालों से कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। स्ट्रगल लोगों को ये कोई भी आके यहाँ पे होस्ट तो नहीं कर सकता, तो वो स्ट्रगल उनको चाहिए कि आप लोगों की जिंदगी पड़े कि यार ये आए कहाँ से, जो ऑडिशन आप लोगों ने दी होगी, जो रिजेक्शन आप लोगों ने फेस किए होंगे, तो उससे बंदा सीख के आके कहते हैं पर्ची है। हाँ रिजेक्शंस और फिर होता है अच्छा इतने पैसे ले रहे हैं, सबसे ज्यादा तो इस चीज पे होता है ना, जब फलाने पैसे ले रहे हैं, हमने वो काम भी किए हैं, हमने वॉलंटियर काम किया, अनपेड भी किया, हमने अनपेड काम किया है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए और एक मकाम तक पहुंचने के लिए, स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए कि आप सीख किस तरह से सकते हैं।
आप लोगों की नज़रों में कैसे आएंगे कि आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो हमने मुफ्त काम भी किए हैं तो वाकई ये बात ठीक है कि लोग जब आप किसी मकाम पे आपको देखते हैं तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो ज़्यादातर वो लोग जो कि खुद जिंदगी में नहीं कुछ कर पाए होते। और देखिए जो बंदा कामयाब होता है ना, वो उन लोगों के बारे में सोचता ही नहीं। सही बात, फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क भी नहीं पड़ता। आप मेरी तारीफ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ। आप मुझे बैड कमेंट्स करो या कुछ भी कहो, वो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क वही पड़ता है जो आपके फैमिली मेंबर्स हो। आपकी जिंदगी में 20-25 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन लोगों का फर्क होना चाहिए। अगर वो कोई कमेंट करे कि यार ये काम आपका ठीक नहीं है, आपको सोचना चाहिए। अब इस बंदे को मैं ना जानता हूँ ना उसको मैंने कभी देखा हुआ है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो उससे ज्यादा बेवकूफ मैं रहूंगा कि उसके बारे में सोच के वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सही बात है। पहला सफर जहाज का हमेशा याद आता है जब जहाज का सफर करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो रावलपिंडी का ये जो नूर खान एयरपोर्ट है, उस वक्त ये बेनज़ीर एयरपोर्ट था। 2010 3 फरवरी, अभी भी याद है एग्जैक्टली। जो मेरे बचपन का दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, ये भी मेरे साथ आया हुआ था। ओके। तो अभी भी मुझे याद है, मैं जब एंटर हो रहा था मेरे आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा यार वो बाहर से लोग भी निकल रहे थे ना। तो मैं जब एंटर हो रहा था मैंने कहा यार या अल्लाह 3-4 साल यूं गुजरे और मैं कामयाब होके वापस लौटूं। तो मेरे आंखों में तब भी आंसू थे, क्योंकि अपने फैमिली पाकिस्तान को छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो अभी भी याद है, जब भी ट्रैवल करता हूँ तो वही एयरपोर्ट था, भी खैर वो बंद हो चुका है, लेकिन स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग। वो ज़ाहिर है आपको याद रहता है। इससे पहले आपने बात की बचपन की, और आपने कहा कंप्यूटर की एक दुकान पे भी आपने। हाँ जी। वाज दैट योर फर्स्ट वन जो आपने जिस पे कोई काम किया और कुछ कमाया? मैं क्लास 3 में था उस वक्त। हमारे एक उस्ताद जी थे, वो कंप्यूटर लेके आए। कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम मैंने देखा। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम था, शायद अभी भी हो। बिल्कुल। तो उसमें सारे बच्चों के नाम उसने टाइप किया और स्लाइड शो पे लगाया। तो मैंने अपना नाम देखा उधर, ताहिर खान। पीटीवी के साथ दिल का रिश्ता इसलिए कि हम जब छोटे होते थे तो एक पीटीवी था और इस पे वो ड्रामे सीरियल आते थे, तो हम बहन भाई, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था तो वहाँ उस पे देखते थे। तो जब टीवी पे मैंने नाम देखा, मैंने कहा यार ये तो टीवी में मेरा नाम आया। उस वक्त मेरे जहन में कि यार ये नाम आना चाहिए, टीवी पे आना चाहिए। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर सीखना मैंने शुरू किया। हमारे एक मामू थे, तो वो सेल एंड सर्विस के काम करते थे। लाहौर पेशावर से कंप्यूटर लेते थे और बटखेला मलाकन में बेचते थे। तो उसके साथ फिर मैं स्कूल से, फिर कॉलेज भी जब फर्स्ट ईयर मैंने किया तो उसके साथ वो चीज़ें सीखता गया। फिर वो उसकी दुकान मैंने खुद खरीद ली। फिर 3-4 साल वो सर्विसेज मैंने खुद किए। उसके बाद मैं सऊदीया गया। लेकिन पहली कमाई कितनी थी? पहली कमाई वो कंप्यूटर वाली तो याद नहीं, लेकिन पहली सैलरी जो थी 2010 में एज अ फोटोग्राफर, जब मैं क्रेयॉन स्टूडियो का नाम था, उसमें मुझे मिली थी 1300 रियाल। हाँ मुझे अभी भी याद है, पूरे 1300 रियाल। जब बड़े भाई उधर थे मैंने दे, तो मैं रो रहा था कि यार ये अम्मी को भेज देना, वो खुश हो जाएगी। 1300 रियाल। हाँ। और लेकिन देखिए उससे पहले की भी ऐसा याद आपको वो नहीं एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन हाँ जब चले गए थे उसके बाद कि आपको वो याद है। तार भाई एक दफ़ा कुछ इंडियन खिलाड़ी भी आपके रेस्टोरेंट में आए थे, आपने उनको होस्ट किया था। हाँ जी। कब की बात है? इसको हो गए 2 साल। 2 साल। इसके साथ भी वो बचपन मेरा कनेक्ट है। जब हम जाते थे अपने खाला के घर, तुम गाड़ियों को हाथ देते थे कि यार कोई रोक दे, मैं और अम्मी। तो ज़्यादातर लोग नहीं रोकते, तो वो बचपन में ये था कि अल्लाह गाड़ी दे तो यार मैं हर किसी को लेफ्ट दूंगा। मुझे अभी भाई गुस्सा भी होता है कि यार हालात इस तरह, आप हर किसी को भी गाड़ी में बिठा देते हो। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है। तो वो शक्करपड़िया वाली रोड पे मैं आ रहा था, तो 1-2 भाइयों ने, 2 बच्चियां भी साथ, उन्होंने हाथ दिया। आई थॉट कि सरगोदा लाहौर के हमारे कुछ लोग होंगे। मैंने बिठा दिया। जब मैंने बिठा दिया मैंने कहा जी आप कहाँ से? कह रहे हम इंडिया से। मैंने कहा यार इंडिया से, ये शक्करपड़िया में लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हमारी बच्चियाँ ये टेनिस खेलने आई है, कोई इंटरनेशनल टेनिस इवेंट हो रहा है। खैर फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि यार मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक छोटा सा व्लॉग बना सकता हूँ। तो कह रहे हाँ। फिर मैंने कहा यार कि आप लोग कहाँ जा रहे? कह रहे होटल। मैंने कहा खाना खाया? कह रहे खाना तो नहीं खाया। तो फिर वो मैं शक्करपड़िया लेके गया अपने TKR पे, खाना खिलाया। फिर वहाँ पे हमारी मीडिया टीम मौजूद थी, तो एक व्लॉग हमने बनाया। वो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। और मुझे एक बहुत खुशी उस बात से ये हुई कि वो लोग पाकिस्तान के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे इतना प्यार हमें मिल रहा है। तो बिजनेस के साथ साथ आप अपने मुल्क का नाम साथ लेके जाते हो, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं थी कि उसे इंडिया मीडिया ने उठाया, BBC ने उठाया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उठाया और हमारा एक अच्छा इमेज गया और उस पर मुझे बहुत खुशी थी। ज़रा पाकिस्तान की सकाफत को जब आप आगे लेके चल रहे हैं ना, हमारी पहचान, हमारे खानों की जब हम बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ी बात, तो वो वाकई आपका एक, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्योंकि बिजनेस जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आपकी एक्सपर्ट राय उन तक ज़रूर पहुँचे, बिकॉज एक दूसरे से सीख रहे होते हैं।
अक्सर हमने देखा है बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल एक पेज बनता है और उस ऑफिशियल पेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है और वाकई बिजनेसेस चलते हैं उस तरीके से, बट आपका बेशक पेज एक है लेकिन आप एज एन ऑनर आप खुद जो है वो सामने आए और आपने अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आप किसी को आपको लाइमलाइट नहीं चाहिए थी उस टाइम पे, जैसे भी था जिस तरह भी आपने शुरू किया, आपने उसी हालत में शो भी किया, आपने शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। तो क्या ये एक बेहतर आपको लगता है कि इसने बहुत बूस्ट दिया आपके बिजनेस को? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ओपनिंग से पहले मेरे उस वक्त भी 2-3 मिलियन फॉलोअर्स थे जो अभी 10 मिलियन पे है। तो मुझे ये एक मौका बेस्ट मिला कि मैं अपने वो जो फॉलोअर्स थे वो सारे पुख्तून थे। इस साइड पे मुझे कोई नहीं जानता था, इस्लामाबाद रावलपिंडी कराची वाली साइड पे। मैंने लिखा था ताहिर खान रेस्टोरेंट। फिर मैंने सोचा कि यार ताहिर खान तो चले पुख्तून हमारे भाई जानते हैं, यहाँ पे जो लोग खाना खाते तो वो तो नहीं जानते ताहिर खान को। तो उसके साथ मैंने ऐड किया ताहिर खान रेस्टोरेंट एंड शिनवारी फूड। मैंने कहा लोग शिनवारी फूड यहाँ पे इस्लामाबाद में फेमस है, तो कोई अगर ताहिर खान को नहीं जानता तो शिनवारी को जानेगा तो वो आएंगे हमारे खाने खाएंगे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर ऐसा जो रिस्पांस मैंने देखा वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो हम रील्स अपलोड करते थे तो वो ऑब्वियसली यहाँ पूरे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, सरगोदा, पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस वायरल हो गए और फिर हमने नाम शिनवारी फूड निकाल के शिनवारी के साथ हमने ज्यादती की। That's great। ताहिर भाई छोटी सी ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और सवाल उनके सामने रखेंगे, कुछ और उनकी यादें आपसे हम शेयर कर रहे होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। सागी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा।
ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। देखिए कितना बढ़िया है जामे शेरी। हाँ। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। गुस्से के सारन पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। सागी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। अरे लिफ्ट क्यों बंद है? मेरा ड्रामा निकल जाएगा। वैसे 2 ही फ्लोर थे। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, जिससे हमारे मामलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। सागी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारन पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सागी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ताहिर खान साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, उनकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे वो फ्लरिश कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज शोएब जिस तरीके से हम इस स्टोरी को रखना चाह रहे हैं ना, बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके हालात ऐसे हैं जिसमें आप पैदा हुए हैं, आपका बचपन गुजरा है जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन किस तरीके से आप उन हालात को अपने कंट्रोल में करते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और आप आगे स्कोप देखते हुए अपनी एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अक्सर जब आप कोई इनिशिएटिव लेने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मना कर रहे होते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लॉस होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये चलो अब आपकी किस्मत में ये चीज़ है तो उससे क्या होने लगा है। तो आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के तौर पे हम चाहेंगे कि ताहिर को हम थ्रू आउट इसी तरह से प्रमोट करें। एब्सोल्युटली। ताहिर भाई, एक चीज़ और भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जब हम किसी भी कामयाब शख्स से एक सवाल रखते हैं ना कि अच्छा एक डिसाइसिव मोमेंट या लाइफ चेंजिंग मोमेंट या कोई शख्स या कोई हाथ इन योर लाइफ, क्या ऐसा है कोई एक मोमेंट या कि नहीं आपको लगता है कि शुरू से ही वो हालात आपने देखे, फिर आपने उस पर करने मुझे मेहनत करनी और आपने मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँच गए, या कि नहीं कोई ऐसा मोमेंट आता है
जब सोचते हैं कि नहीं मुझे बदलना है इसको? ये बचपन से जो घर के हालात है ना, अम्मी को देखता था तो बचपन से मैं इमोशनल हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार ये किस तरह इतनी सख्ती। चले हम तो बच्चे हैं, लेकिन अम्मी जिस तरीके से घर चला रही होती है, अब्बू उस वक्त ड्राइविंग करते थे ट्रक, जो लोग इस्लामाबाद और मलाकन के वो 4-5 घंटे का रास्ता था, अब्बू ट्रक चलाते थे तो 12-13 घंटे वो ड्राइव करते थे। वो अब्बू आते थे, उनके सुर्ख आंखें, नींद पूरी नहीं, अम्मी किस तरीके से वो घर के खर्चे उठा रही थी। तो वो बचपन से था कि यार ये चीज़ें ना मुझे बहुत तंग करती थी उस वक्त से। तो अभी भी मेरी अम्मी कहती है कि वो ये बचपन से ही पागल है ना। मैं कहता यार मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहना। मैंने कहा ये करना है, तो अम्मी कहती कि यार कहाँ से करेंगे, पैसे नहीं। मैंने कहा बस कुछ करना है तो ये करना है। मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाता तो फिर वो छोड़ता नहीं। तो बचपन में अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में डाला था। अम्मी अभी तक अम्मी को देखता हूँ, अब्बू को देखता हूँ, मुझे और मोटिवेशन मिलती है। अभी तो बहुत खुशी मिलती है जो चीज़ दिल में होता है। अब्बू का भी साथ लेके गए थे रियाद के ओपनिंग पे। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह भी 2-3 दिन बाद फिर से उम्रा जा रही है। तो बहुत मुझे वो खुशी होती है कि वो जो बचपन में चीज़ें मैंने देखी थी, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अल्लाह ने चेंज की, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। वालिद साहब का पहला सफ़र था रियाद का? अब्बू गए हज पे, उम्रे पे, लेकिन रियाद पे फर्स्ट टाइम था। मेरे साथ आई गेस, हाँ वो पहली फ्लाइट थी अब्बू की, क्योंकि वो बड़े भाई के साथ जाते हैं हज उम्रे पे। तो वो जब रियाद की ओपनिंग हो रही थी, यूके ऑब्वियसली वीज़ों का इशू होता है, हमने कहा कि यार रियाद में तो इजी है, तो बहुत अच्छा लगा। अब तो आसानी भी, अब तो आप वीज़े पे कहीं भी चले जाते हैं सऊदी में। पहले ज़्यादा मुश्किल, हाँ तो इजी हो गया। लेकिन ये जो पहला सफ़र वालिद साहब के साथ रियाद के लिए रहा, ये कैसा रहा? इसमें इमोशनल हुए थे? बहुत इमोशनल। वो क्योंकि एक वीडियो आई थी। हाँ, वो इस तरह था कि ओपनिंग हमने रखी थी मंडे को मेरी टीम ने। मैंने यहाँ से मैसेज किया यार मंडे के तो सारे लोग वहाँ पे तो मजदूर लोग हैं, मंडे को सारे बिजी होते हैं, तो ग्रैंड ओपनिंग आप लोगों ने रखी, अगर लोग नहीं आएंगे तो ये आप लोगों ने किस तरह डिसीजन लिया? क्योंकि यूके में मैंने जब भी ओपनिंग रखी है तो वो मैंने वीकेंड पे रखी है, सैटरडे या संडे, तो लोग फ्री होते तो आते हैं। तो मेरी टीम ने कहा कि सर टाइम नहीं है मंडे को। खैर उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मेरा दिल तो नहीं था। मैं बहुत डरे डरे होटल से निकला कि यार पता नहीं लोग होंगे या नहीं होंगे। वो जैसे मैं गया, गाड़ी रुक गई तो वो रेस्टोरेंट में पाँव रखने की जगह नहीं थी। बाहर इतने लोग थे, साथ में अब्बू थे, भाई थे जो टीकेआर को चला रहे, ये वो भाई थे जो मैं सऊदीया गया तो वो टैक्सी चला रहे थे मेरे लिए, और मेरे सीवीज उनकी टैक्सी में होती थी। जो भी बंदा बैठता था तो देता था कि मेरे भाई की सीवी है। तो भाई को भी देखा, अब्बू को भी देखा, फिर इन लोगों को देखा, फिर उस मुल्क की एक कफील ने मुझे निकाला था जॉब से। वो जो सब कुछ आंखों के सामने था कि अल्लाह किस तरह गया था 2018 में और आपने किस तरह वापस लेके आया। फिर इन लोगों की मोहब्बत, वो लोगों का प्यार मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो फिर मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाया। जब मैंने भाई को देखा तो समझ नहीं आ रही थी कि यार हो क्या रहा है मेरे लाइफ में मेरे साथ। लेकिन ये एक ट्रू ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, और मेरे ख्याल में इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अम्मी की दुआएं हैं और अपनों का प्यार। अच्छा, वालदा को जो पहला तोहफा दिया था, जो कि आपने शायद पहले सोचा होगा कि शायद वो ये चीज़ चाहती हैं और मैं पहली कमाई से उनको वो चीज़ दिला दूं जो उनके लिए उनके कंफर्ट में एक चीज़ ऐड करे, वो याद है अभी? हाँ वो, और ये मैं खुशकिस्मत हूँ को हम 6 बहन भाई है कि वो मैंने किया था। अच्छा। हम जब छोटे होते थे तो अम्मी ने हरम के बहुत सारे पिक्चर्स लगाए होते थे। तो मुझे याद है 2000 के 1999 की बात है कि अम्मी ने अपनी बालियाँ भी भेजी कि ताकि मुझे उम्रे का टिकट मिले। फिर भी वो पैसे कम पड़ रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है वो रो रही थी कि यार पैसे पूरे नहीं और तो मैं उम्र पे कैसे जाऊँ। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि बचपन से वो चीज़ें मुझे तंग करती थी, तो वही था कि यार मैं किसी तरीके से जाके पैसे कमा के ना अम्मी को लेके जाऊँ अल्लाह के घर। खैर वो 2010 में मैं जब गया सऊदीया तो 4 साल मैंने काम किया, उसमें घर भी बनाया, फिर पैसे अम्मी के लिए साइड पर रखे कि अभी अम्मी को लेके आना है। तो वो एक तोहफा था जब मैं अम्मी को लेके आया उम्रे पे, जद्दा में उस वक्त मैं जॉब करता था, और अभी भी वो वीडियो मैंने अभी भी कैप्चर की है, मेरे पास है। तो अम्मी के आंखों पे मैंने इस तरह हाथ रखा हुआ था और हरम पे जब एंटर होते हो और मैं सहन पे ले गया काबे के बिल्कुल सामने। तो मैंने कहा कि अम्मी अब अपनी आंखें खोल सकते। जब अम्मी ने ये आंखें खोली काबे पे तो उसका वो जो रिएक्शन था ना, वो सांस लेके तो वो जोर कतार रो पड़ी और इतनी रोई कि वो गिर गई। फिर मैं खुद डर गया, फिर मैंने पानी दिया। तो वो जो दुआएं वहाँ पे उस वक्त अम्मी ने की थी, मैं जॉब कर रहा था उस वक्त, मेरी 3-3.5 हज़ार रियाल की सैलरी थी। तो वो तोहफा अभी तक अम्मी भी बहन भाइयों में बैठते हैं ना कि आप लोग हज पे भी लेके गए, बार बार अम्मी उम्रे की, लेकिन वो कह रहे जो ताहिर के साथ मेरे पहले उम्रा किया था और पहले नजर काबा पे पड़ी थी वो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ही कोई और ख्वाहिश भी है दिल में? ख्वाहिश ही है कि दुनिया की हर खुशी
अपने मामा बाबा को हयात है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको घुमाऊं फिराऊं, वो जो भी मुंह से चीज़ निकालते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी होती। तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, बस उनकी सेहत के लिए, अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे। नहीं चले उनके लिए तो ख्वाहिशात माँ बाप, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके अंदर ये एहसास है कि आपने अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करनी है। अपनी कोई ख्वाहिश जो कि पहली बार जब पूरी की तो बड़ा आपको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि देखें जब आपके पास वसाइल नहीं होते बचपन में ना, तो एज अ चाइल्ड बहुत सारी महरूमियाँ होती हैं आपके अंदर कि ये भी मेरे पास होता या फलाने बच्चे के पास है। अपनी ख्वाहिशात, वो अपनी ख्वाहिश पहली याद है जो कि आपने पूरी की हो और सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो? मुझे ना इससे एक स्टोरी याद आती है। उस वक्त हम छोटे थे, ईद पे, उस वक्त हम स्कूल के लिए और ईद के लिए शूज़ लेते थे तो 150 रुपए पे आ जाते थे। तो वो जो ब्रांड आया वो 1000 रुपए पे वो शूज़ थे, क्योंकि वो बहुत महंगे थे। सही। तो मेरे बड़े भाई ने, मेरे एक अंकल थे सऊदीया, उसको कॉल मिला कि अंकल वो शूज़ चाहिए। हर एक बच्चा लेता था जो अमीर बच्चे थे। मेरा एक दूसरा कज़न भी है तो उसने भी अपने अब्बू को कॉल की। तो ईद आ गई तो उनके पास 1000 रुपए थे, मुझे तो मम्मा ने 150 रुपए दे के जाके शूज़ ले ले। अब मैं मम्मा को रो रहा हूँ कि नहीं यार, क्योंकि हम तीनों हम उम्र थे, पूरा ईद में रोया। तो मैं तक यार बड़े होके ना मैं इतने शूज़ लूँगा, अभी जहाँ भी जाता हूँ, दुबई लंदन जहाँ भी, नज़र पड़ती है शूज़ पे, देखता नहीं कितने का होता है, वो बचपन वाला गुस्सा होता है ना। तो वो इतने पड़े हुए कि मुझे याद भी नहीं। तो कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड आके पहन लेता, कि मेरा छोटा भाई पहन लेता। परसों मैं देख रहा था मेरे GM ने पहने थे, ठीक है। मैं कहा यार ये मेरे शूज़ नहीं है। तो कह रहा है हाँ, वो कह रहे थे आपके छोटे भाई को कल के सर के शूज़ मुझे पसंद है, तो घर से आते हो तो ये साथ लेके आना। तो मैंने कहा यार चले ठीक है। तो वो एक थी बचपन में। अच्छा। हाँ, शूज़ से अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा आता है। कितने शूज़ खरीद लिए होंगे अब तक? सर अभी काउंट नहीं है, क्योंकि तकरीबन अगर नंबर काउंट करें 85-90 प्लस, तकरीबन 100 जूते। हाँ, तकरीबन 100 जूते खरीद लिए। और सारे गुस्से में खरीदे। गुस्से में खरीद, लेकिन वो सारे मेरे भाई सब जो आते हैं मना नहीं होता। तो वो कभी कभार बेगम को बोलते हैं यार वो शूज़ किधर है, वो मैचिंग कह रहा है, वो तो उसने पहन के गए। मैंने कहा यार अल्लाह। वो तो आपने घर का माहौल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा। स्टिल रिमेंबर आपकी वो बात कि आपने कहा कि हमारे घर में ये नहीं होता कि अच्छा ये मेरा बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, चाचू ताए वाला वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सब एक तरह से है, जो चीज़ आ रही है वो सब के लिए आ रही है। क्योंकि तलबे ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये नॉर्मली वी आर लैकिंग इन दिस ना। जॉइंट फैमिलीज में हमें देखते हैं वो एक कंपटीशन भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपने उसको मेंटेन किया, ये कैसे आइडिया है कि इसको इस तरह से रखना है कि वो जो सारे बच्चे घर के हैं वो सब बराबर उनके साथ लेकर चलना है? कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाबा और चाचू और ताया एंड एवरीथिंग। ये हम तो कमज़ोर लगे, सारा क्रेडिट अम्मी को हो जाता है। जब हम छोटे होते थे ना, हमारे मामू डेली आते थे। मामू उस वक्त बाज़ार में काम करते थे, उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो मेरी अम्मी उनकी छोटी बहन थी, वो हर रात आते थे अम्मी को देखने। अच्छा, जो वो एंटर होते थे ना, तो अम्मी उसे इस तरह मिलती थी कि यार ये बरसों बाद मिल रहे हैं, तो उसे हक करना, भाई कैसे आप, दिन कैसे गुजरे, फिर वो चाय पी के चले जाते थे। तो ये मेरे ख्याल में अम्मी ने बचपन से सिखाया कि बहन भाइयों की रिस्पेक्ट क्या होती है, रिश्ता क्या है, इनके अलावा कोई और लोग जरूरी होते ही नहीं, सबसे जरूरी लोग आपके अपने बहन भाई होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जो मेजॉरिटी जो हम ओवरऑल देखते हैं पठान फैमिलीज में ऐसे होता है कि फर्क नहीं देखा जा रहा होता कि कौन क्या, आप एक साथ ही मिलके चल रहे होते हैं और कोई डिफरेंस आप नहीं कर पा रहे होते। ऐसा ही है, ये ब्यूटी है हमारे। अगेन दिस इज कल्चर। और जब हम उस कल्चर की बात करते हैं ना कि ये हमारी पहचान भी है, हम सीख रहे हैं, तो वाकई बड़ा हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं उसको। तब एक छोटी सी गेम है हमारे पास, और वो गेम ये है कि हम कुछ खानों के नाम लेंगे और आपने बताना कि वो खाने पाकिस्तान के किस इलाके की सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। बिकॉज ज़ाहिर है एक ही खाना बहुत सी जगह मशहूर हो सकता है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर कुजीन? तो लेट्स स्टार्ट। कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कंटेंट के बारे में पूछते मैं जवाब देता, खानों का मुझे इतना खास पता नहीं, लेकिन कंटेंट देखिए, कंटेंट बनेगा ना इसका, कंटेंट बनेगा। अगर ये तो अल्लाह वास्ते बस आप यूं करते हैं ना, यूं करते हैं, अगर आपने पाए पे कंटेंट बनाना होगा किस शहर जाएंगे? पाए पे लाहौर आई गेस। ओके। सज्जी पे बनाना होगा तो कहाँ जाएंगे? सज्जी क्वेटा। चपली कबाब? चपली कबाब हमारे तकबाई के बहुत मशहूर, तकबाई के मशहूर है बहुत ज़्यादा। दैट्स वेरी करेक्ट। दाल चावल? दाल चावल तो यार मैं इधर पेंडी इस्लामाबाद में खाता हूँ, ये टीओ पे मिलता है, कभी गाड़ी रोक के मैंने कहा यार लेके आओ, बड़े मजे का होता है। तो दाल चावल तो मुझे इधर मिलते हैं। ओके, तो यहीं पे माउंटेन बन जाएगा। हाँ जी, बड़े मजे के। दैट्स नाइस। बिरयानी? ऑब्वियसली कराची। पुलाव यार हमारे पेशावर का। क्या बात है। जलेबी? जलेबी रावलपिंडी आई गेस। हाँ पता है इनको सारे खानों का। कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है। वैसे बन तो हो गए, ये तो हो गए बाहर के खाने। हाँ। अच्छा। घर पे अगर फरमाइश करनी हो भाभी के हाथ की कौन सी बनी हुई चीज की फरमाइश आप करते हैं? मुझे पालक बहुत पसंद है।
ओके। पालक जहाँ भी मिले, मैं जहाँ भी कोई दावत करता है दोस्त, ओके, मैं बोलता है यार ये गोश्त वोश नहीं है। वो लोग, हम गए थे दोहा, तो उन्होंने ये बड़े बड़े दुम्बे बकरे, मैंने कहा यार तंग आ गया उन चीज़ से, कोई पालक दाल कोई सब्जी वब्जी हो। ओके। तो घर पे यही बोलता हूँ कि यार वो जब उनको पता है कि यार इसको पसंद है पालक, तो पालक मैं बहुत खाता हूँ। अच्छा, सवाल डिफरेंट था ना, आप सवाल गोलमोल करके, सवाल ये था कि भाभी के हाथ का ऐसे कौन सा खाना है जो आपको पसंद है? वही है ना, वो पालक नहीं, अच्छा पालक तो आपको पसंद है, तो कहीं से भी खा लेंगे आपने आप। कहा मैं तो जहाँ जाता हूँ कोई एक चीज पालक के अलावा जो कि वो बहुत अच्छी बनाती हैं, आपको उनके हाथ की ही पसंद है? मेरे मिसेज माशाल्लाह कमाल की है, वो जो भी बनाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चाय मैं रात 3 बजे भी जाऊँ तो अभी खैर नहीं उठाता, लेकिन खुद ब खुद उठ जाती है। वो चाय बनाती है मेरे लिए, गुड़ वाली चाय, वो कहीं पे नहीं मिलती। मैं जब बाहर होता हूँ तो डेली बोलता हूँ कि यार वो आपकी गुड़ वाली चाय बहुत मिस कर रहा हूँ, तो वो चाय बहुत कमाल की बनाती है। क्या बात है, जबरदस्त। आपने भी कभी कुछ बनाया उनके लिए? हाँ, जब मैं जद्दा था वो मेरे साथ ही 8 महीने जब मैं जॉब करता था तो मैंने वीज़े पे बुलाया था। तो हमारी डील ये हुई थी कि यार पूरे हफ्ते आपने खाना बनाना है, जुम्मे के दिन मेरी छुट्टी होती थी। तो मैं बिरयानी उस वक्त बहुत अच्छा बनाता था, अभी तो भूल गया हूँ। तो कह रहे कि यार हफ्ते के दिन ना आप जुम्मे के दिन आपने बिरयानी बनानी। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर कटिंग भी मुझे करनी पड़ती थी, ये सब कुछ। तो मैंने कहा यार कटिंग वटिंग आप क्या करो, जब मैं आता हूँ ना तो उसको मैं बना लूंगा। तो कह रहे इसमें क्या है, अगर मैं कटिंग कर लूँ तो आप उसमें चावल रखे या ना रखे वो भी मैं रख सकती हूँ। तो मैं उसके लिए बिरयानी बनाता था, और वो अभी तक वो कहती कि यार वो वाली बिरयानी फिर मैंने कभी टेस्ट नहीं की। तो सीख, आप भूल गए, दोबारा याद करें ना उसको फिर बिरयानी। अभी पैसे कमाने में बिजी थोड़ा। तो पैसा इम्पोर्टेंट है या घर में बिरयानी बनाना? पैसा इम्पोर्टेंट इसलिए कि बिरयानी आप कहीं से भी लेके जा सकते हो। हाँ, वो आप खरीद के लेके वो शॉपिंग करने के लिए भी पैसे चाहिए। वो कह रहे बिरयानी किधर से भी खिला लो यार, बस पैसे चाहिए कि शॉपिंग वगैरह हो जाए। ओके। अच्छा, जो भाभी हैं वो पहले आपकी पसंद की पहले से थी या फिर शादी के बाद हुई? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? ये इस तरह था कि ये जब हमारे पठानों में था, और ये बदकिस्मती है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पुख्तून हैं वो सुन लें। हमारे वहाँ पे ये रिवाज होता था कि जब बच्ची पैदा होती थी और अम्मी को पसंद आई, कह रहा हाँ यार ये ताहिर खान की है। अब यार ताहिर खान बड़ा होगा, उसको भी कोई पसंद आएगी आस पड़ोस में, तो आपने पहले से वो सारी चीजें उससे ले ली। अच्छा, जब वो हम छोटे थे, मैं 12 साल का, वो भी 5-6 साल की, वो एक दूसरे को देखे ना शर्माते थे कि यार वो किसी ने उसके नाम किया हुआ है। अच्छा। तो खैर फिर हम भी थे उस वक्त थोड़े से जवान थे, तो कहीं और पे दिल लग गया। तो अम्मी को बोला कि यार मुझे यहाँ पे ना मंगनी शंगनी करनी है। तो कह रहे पागल ना बनो, मैंने बात की है। मैंने कहा किससे पूछ के बात की है? मैं उस वक्त था 15-16 साल का। खैर वो रिश्ता तो नहीं हुआ क्योंकि अम्मी ने बात की थी। फिर जब वो रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर मैंने कहा यार कोई और चारा तो है नहीं, चले। वो भी फिर मेरा ख्याल में उस वक्त 14-15 साल की थी। मैंने कहा बस ये भी ठीक है, मामू की बेटी है। तो फिर मुझे भी पसंद आई। फिर मैंने मम्मा को बोला कि हाँ आप जाके रिश्ते की बात कर ले। ओके। हाँ, तो फिर वो मम्मा हो गया। और ये बात भाभी को पता है कि इस दौरान कोई और पसंद आई थी? हाँ, सब उसको सारे करतूत पता है। पहले से बताया, अभी भी बाद में पता चले तो फिर मसला हो जाएगा ना। हाँ, वो रिश्ता इस तरह है दोस्तों वाला कि आप बता देते हो। इंसान है, खताकार है, गुनहगार है, ये सारी दिल में चीजें रखते हो, छुपाती चीजें, उससे रिश्ता खराब हो जाता है। आपका लाइफ पार्टनर आपका दोस्त होना चाहिए। आप कोई भी चीज में बिल्कुल जाके कोई भी चीज शेयर करता हूँ कि यार आज ये हुआ वो हुआ, तो कह रहे ऑल राइट होता है। अभी भी ये होता है बचपन में ही तय हो जाना रिश्ता? मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन जो बहुत वाली साइड पे इलाके हैं पहाड़ों वाले, आज भी होता है। और बाकी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि नहीं होना, गलत ये वो चीज है जिसको सही करने की जरूरत है। हाँ, ये बच्चों की अपनी लाइफ है। हम तो इस पे हमें शर्म आती है कि यार बहन से जाके पूछ ले, कि बहन घर में नहीं बता सकती कि यार वो बला बंदा मुझे पसंद है, वो मार देते। क्यों? आप बाहर जाके हजारों इश्मा शोकी करें, लेकिन अगर बहन की बारी आती है तो आपको शर्म आती है कि यार बहन ने किसी को पसंद किया। आपके बहन या आपकी बेटी ने जाके जिंदगी गुजारनी है। सही बात है। तो उनके पास भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो खुल के अपने भाई के साथ, अपने अब्बू के साथ डिस्कस करे कि अब्बू आप लोगों ने मेरा रिश्ता करना है तो यहाँ पे आप कर ले। सही बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल में भी काफी चीजें बेहतर हुई और उम्मीद है कि और भी बेहतर और आहिस्ता से बेहतर हो रही होती हैं। सख्त बाप हैं या बहुत नरम दिल बाप हैं, बच्चों पे सख्ती करते हैं नहीं करते? मुझे तो इस पे डांट पड़ती है घर पे कि आप सख्ती नहीं करते। मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैं बच्चों को कभी मारा है। मैं गुस्सा भी नहीं होता। उन बेगम यही गिला करती कि यार थोड़ा सा आप सख्ती भी दिखाए ना, बच्चे खराब हो जाते हैं। मैंने कहा यार वो प्यार से बच्चे, मेरा बेटा भी परसों की बात है, 2 दिन पहले उसने कोई शरारत की थी, तो मैंने कहा यार वो सामने आया, सलाम किया मैंने, वालेकुम सलाम किया। मैंने कहा यार मेरे सामने मत आना, तुमने बहुत गलत काम किया, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। तो 2 दिन बाद जब वो दोबारा सलाम दूर से कर रहा था स्कूल से, पापा सलाम वालेकुम, मैंने कहा बेटा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने कहा बेटा इधर आओ थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा सा हक करूँ क्योंकि 2 दिन हुए थे।
तो वो जब आया, वो 11 साल का है लेकिन इस साइड में कहा यार कम है, मुझे हग करो ना। तो वो रोने लगा, कह रहे बाबा जब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तब मैं हग करूंगा, अभी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने कहा यार तो इतना वो कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हुआ है कि सख्ती अम्मी के साइड से होती है और वो होनी भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम बच्चों को ना कह रहे यार एक दो लगाओ तो ठीक हो जाए, बच्चों को क्या पता होता है। माँ की सख्ती इतना फील भी नहीं होती, माँ का चप्पल भी पड़ जाए, सब बाप की एक डांट होती है ना, वो आपके दिल पे लग जाती है। तो कह रहे देखिए 2 दिन आपने बात नहीं की तो वो सीधा हो गया, मैं हर दिन डांटती हूँ उसको, काम ही नहीं है। अच्छा ये होता है वैसे जब आप सख्ती ना करें, एकदम से आप ये कहें ना कि अच्छा मैं बात नहीं करूंगा, तो वाकई बच्चा बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद नहीं मस्ती करता। लेकिन डोज कभी कभी देनी पड़ जाती है, कुछ को ज्यादा देनी पड़ जाती है। योर केस आपने नहीं दी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये मुमकिन है कि भाभी फिर किसी दिन कह देंगे डोज की जरूरत आ गई है। हमें इतनी डोज बच्चों ने